ए वर्ल्ड वर्थ प्रोटेक्टिंग। अध्याय 151। दाओवादी सुनो। जबकि बाहरी दुनिया में दर्शक इस बात पर गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे कि क्या हुआ था, लू ज़िहाओ के प्रतिद्वंद्वी कॉम्बैट पवेलियन शिष्य ने भी हार मान ली। उदास। कोई रास्ता नहीं था जिससे वह जीत सकता था। लू ज़िहाओ से लड़ना पहले से ही एक चुनौती थी। वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वैंग बाओले की अजीबोगरीब धार्मिक कलाकृतियों का तो जिक्र ही नहीं। इससे उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। ऐसा खास तौर पर इसलिए क्योंकि उसकी सहायक पूरी तरह बंधी हुई थी और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। मुस्कुराने की कोशिश करते हुए ये कॉम्बैट पवेलियन शिष्य केवल हार स्वीकार कर सकता था। उसी समय आकाश मंच पर मौजूद कई लोगों ने दिलचस्पी दिखाई। हालांकि वे बहुत अनुभव वाले विद्वान थे, लेकिन उनकी नज़र में इस सूक्ष्म नौटंकी के अपने गुण थे। हालांकि कॉम्बैट पवेलियन के बुजुर्ग गुस्से में थे। एक बेहतरीन कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट को अकेले ही वैंग बाओले के विज्ञापनों ने बर्बाद कर दिया। अगर कोई और शिष्य होता तो वे बहुत पहले ही गंभीर नतीजों से डर जाते, लेकिन वांग बाओले ने धार्मिक आयुध मंडप के बुजुर्गों से उसके लिए अच्छी बातें कहीं। इसके अलावा उसने ईथरियल दाओ कॉलेज में बहुत बड़ा योगदान दिया था। पहला एक ऐसा उपकार था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था, और दूसरा कारण ही था कि वांग बाओले को पहले स्थान पर विशेष उपचार मिला था। कॉम्बैट मंडप के बुजुर्ग द्वारा अपनी नाराजगी व्यक्त करने के तुरंत बाद वांग बाओले को एक हल्की सजा दी गई। उसे केवल एक चेतावनी दी गई जो ईथरियल दाओ कॉलेज की दिशा से आई थी और आकाश मंच से सुनी जा सकती थी। वांग बाओले, धार्मिक आयुध संकाय के शिष्य, सहायता करने पर ध्यान केंद्रित करें। आपको जानबूझकर अपनी धार्मिक कलाकृतियों को जनता के सामने प्रचारित करना बंद करना चाहिए। ये चेतावनी पूरे युद्ध क्षेत्र में दूर दूर तक फैल गई। युद्ध में लगे कई शिष्यों ने इसे सुना और आश्चर्यचकित हो गए। उनमें से कुछ ने पहले आतिशबाजी देखी थी और अनुमान लगाया था कि क्या हुआ था। अपर अकेडमी आइलैंड के सभी दर्शकों ने इसे सुना। जिन लोगों ने वांग बाओले के नक्शे कदम पर चलने के बारे में सोचा था, उन्होंने तुरंत इस विचार को त्याग दिया। वांग बाओले ने अपना सिर पीछे खींच लिया। वह शुरू में बहुत उत्साहित था, लेकिन चेतावनी सुनने और यह जानने के बाद कि वह आगे नहीं बढ़ सकता, वह उदास और उदास हो गया। क्या अफसोस है, मैंने इतना अच्छा विज्ञापन अवसर खो दिया। वांग बाओले ने विलाप किया। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। उसने न तो धोखा दिया था और न ही उनके युद्ध में हस्तक्षेप किया था। उन्हें उसे अपने धार्मिक कलाकृतियों के विज्ञापन से प्रतिबंधित करने का क्या अधिकार था। किनारे पर खड़े होकर लू ज़िहाओ उत्तेजित हो गया। सच कहा जाए तो उसने सोचा था कि यह टूर्नामेंट उसे चमकने का मौका देगा, लेकिन वांग बाओले ने उसकी लाइमलाइट चुरा ली थी। एक बार काफ़ी था, लेकिन दूसरी बार इस विचार ने उसे असहज कर दिया। ये देखकर कि दाओ कॉलेज ने वांग बाओले को विज्ञापन से प्रतिबंधित कर दिया था, लू ज़िहाओ को लगा कि इस बार दाओ कॉलेज ने इसे शानदार तरीके से संभाला है। हालांकि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन वांग बाओले के चेहरे पर उदास भाव देखकर उसने नाक सिकोड़कर नजरें फेर लीं। यह अनुचित है वांग बाओले, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं करता। दाओ कॉलेज स्पष्ट रूप से तुम्हें निशाना बना रहा है। अगर तुम मेरी सलाह चाहते हो तो तुम्हें दाओ कॉलेज से लड़ना चाहिए। वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आखिरकार तुम इस मामले में गलत नहीं थे और तुमने अकादमी में इतना योगदान दिया है। लू ज़िहाओ ने वांग बाओले के कान में फुसफुसाते हुए उसे उकसाया। वह वास्तव में वांग बाओले को दाओ कॉलेज से लड़ते हुए देखना चाहता था, लेकिन लू ज़िहाओ इस मामले में बहुत छोटा और अनुभवहीन था। जब वांग बाओले ने यह सुना तो उसने अपनी आंखों के कोने से लू ज़िहाओ को देखा। तुम इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते? आओ मेरे बेटे, आओ। जब तुम कॉलेज से लड़ोगे तो पिताजी पटाखे फोड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। जब तक तुम बड़ों को हरा सकते हो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझे डैडी कहते हो या नहीं। वांग बाओले ने चिल्लाते हुए अपने हाथ ऊपर उठाए और एक छोटी लकड़ी की बाल्टी निकाली। कितना डरपोक है, तुम्हारे साथ दिखना कितना शर्मनाक है, लू ज़िहाओ गुस्से से चिल्लाया। वांग बाओले के हाथ में छोटी लकड़ी की बाल्टी देखकर वह चौंक गया। खर्राटे लेते हुए वह जल्दी से पीछे हट गया और तीसरे मीटिंग पॉइंट की ओर बढ़ गया। देखो, अगर तुम इतने बहादुर हो तो ऐसा क्यों नहीं करते? मेरे साथ दिमागी खेल खेलना बंद करो, वांग बाओले ने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया। अभी भी उदास वह आगे बढ़ गया। जब लू ज़िहाओ ने यह सुना तो वह गुस्से में घूम गया और उसे घूरने लगा। वांग बाओले, सुनो, पहले 2 बार तो मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन अगर तीसरी बार अगर तुमने फिर से मेरी लाइमलाइट चुराने की हिम्मत की तो मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, लू ज़िहाओ ने धीमी आवाज़ में चेतावनी दी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। इस बार मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझे क्या देते हो। मुझे रिश्वत देने की कोशिश भी मत करो। मैं लू ज़िहाओ सिद्धांतों का आदमी हूँ। यह मेरा टूर्नामेंट है, लू ज़िहाओ ने घोषणा की। उसने वांग बाओले को घूरा, फिर मुड़कर तीसरे मीटिंग पॉइंट की ओर दौड़ा। इसमें चिंता की क्या बात है?
दाओ कॉलेज मुझे अब विज्ञापन नहीं करने देता। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से हमला नहीं करूंगा, वान बाओले ने हाथ हिलाते हुए कहा। अपने दिल की गहराई में उसे अभी भी इस बात का अफसोस था कि वह विज्ञापन जारी नहीं रख सका और कोई भी हमला करने के लिए बहुत आलसी था। अब तक वे दोनों मीटिंग पॉइंट से बहुत दूर नहीं थे। वे स्पष्ट रूप से छोटी सड़क के अंत में खड़े दो आकृतियों को पहचान सकते थे। मिलन बिंदु उनका इंतजार कर रहे थे। उनमें से एक छोटा था और दूसरा लंबा। उन दोनों के चेहरे पर शांत भाव थे, लेकिन उनकी आंखें जोश से भरी हुई थीं। जब वे वहां खड़े होकर वान बाओले और लू जिहाओ को देख रहे थे तो उनकी निगाहें सख्त होती दिख रही थीं। दोनों ने हमला नहीं किया और वे यह नहीं बता पाए कि लड़ाकू साधक कौन था या उसके सहायक की पृष्ठभूमि क्या थी। जैसे ही उसने दोनों को देखा, लू जिहाओ की आंखें तुरंत चमक उठीं। हालांकि वान बाओले ने पहले ही वादा कर लिया था कि वह हमला नहीं करेगा, लू जिहाओ को अभी भी चिंता थी कि वह एक बार फिर उसका शो चुरा लेगा। इसलिए उसने अपनी गति बढ़ा दी। दहाड़ते हुए वह सीधे उन दो आकृतियों की ओर बढ़ा। ये देखकर कि लू जिहाओ इतना उत्सुक था, वान बाओले बस वहीं रुक गया, लेकिन एक पल में उसका भाव बदल गया। उसने देखा कि मिलन बिंदु पर खड़ी दो आकृतियों में कुछ गड़बड़ थी। रुको, उसे चुप रहना चाहिए था। जैसे ही यह शब्द उसके मुंह से निकला, लू जिहाओ ने अपनी गति बढ़ा दी, मानो किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। वह जोर से दहाड़ते हुए पूरी ताकत से आगे बढ़ा, लेकिन वह बहुत तेज दौड़ रहा था। उसी समय वान बाओले ने वह शब्द बोला। छोटे कद के व्यक्ति की आंखें चमक उठीं। बहुत तेज गति से उसने एक कंपास निकाला और उसे फर्श पर निशाना बनाया, बटन को जोर से दबाया। अचानक चारों ओर से एक तूफान आया जो एक जेल के पिंजरे में बदल गया और सीधे लू जिहाओ के सामने फट गया। नहीं, लू जिहाओ चिल्लाया, उसका दिमाग घूम रहा था। उसकी आंखें दुख से भरी थीं और उसकी दहाड़ पूरे इलाके में गूंज रही थी, लेकिन वह इससे छिप नहीं सकता था। तुरंत वह तूफान में फंस गया। दूर से ऐसा लग रहा था कि वह एक विशाल तूफान की गेंद में फंस गया था, जिसने उसे प्रभावी रूप से मौन कर दिया और उसे काट दिया। यहाँ तक कि उसकी दहाड़ भी बंद हो गई थी। एक सरनी कल्टीवेटर, वान बाओले ने एक अजीब अभिव्यक्ति दिखाते हुए पूछा। अपने दिल की गहराई में उसे लू जिहाओ के लिए सहानुभूति महसूस हुई। वह जानता था कि वह इस हद तक चिंतित था कि उसने सारी मर्यादा खो दी, जिससे वह सरनी गठन घात के लिए गिर गया। ये बदकिस्मत बच्चा, तुम इतने चिंतित क्यों थे? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, मैं हमला नहीं करूंगा। देखो क्या हुआ है। वान बाओले ने आह भरी। उसने पलक झपकाए और देखा कि दोनों उसके पास व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ आ रहे थे। जाहिर है, उनकी योजना पहले सहायक को नीचे गिराने की थी और फिर प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए मिलकर काम करना था। दोनों को सीधे उसके पास आते देख वान बाओले की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि यह उसके लिए एक अच्छा अवसर होगा। हालांकि उसे विज्ञापन करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि वह आतिशबाजी नहीं कर सकता। वास्तव में आतिशबाजी की वह लकड़ी की बाल्टी भी अपने आप में एक धार्मिक कलाकृति थी। जब दोनों सीधे उसके पास आ रहे थे तो वान बाओले ने अपना दाहिना हाथ उठाया। तुरंत एक लकड़ी की बाल्टी दिखाई दी और आसमान की ओर उड़ गई। यह एक जोरदार धमाके के साथ फटा, जिससे पूरे आसमान में चमकीली रोशनी फैल गई। जैसे ही पटाखे फूटे, अपर अकेडमी आइलैंड में सभी लोग अपना सिर घुमाकर उस दृश्य की ओर देखने लगे। आतिशबाजी के रंग में आए बदलाव से दोनों चौंक गए। उसी समय, इससे पहले कि वे दोनों उस तक पहुंच पाते, वान बाओले की आंखें चमक उठीं। अपने उत्साह में उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया। तुरंत उसके स्टोरेज ब्रेसलेट से 3 फ्लाइंग फ्रॉस्ट तलवारें उड़कर बाहर आईं। मेरे दो दाववादी, सुनो। यह मेरे पहले दर्जे के धार्मिक आर्टिफैक्ट का एक चौंकाने वाला विस्फोट था। अब मेरे पास मेरी दूसरी श्रेणी की आदर्श धार्मिक आर्टिफैक्ट है। ये तलवारें अविनाशी हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके केंद्र में रेनबो स्पिरिट स्टोन है, जो दुर्जेय शक्ति से सुसज्जित हैं। वान बाओले ने दहाड़ लगाए। जिस क्षण वे 3 तलवारें दिखाई दी, ठंड फैल गई और वे सीधे उन दोनों पर टूट पड़े। वे इतने तेज थे कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जगह तोड़ दी है। इससे दोनों के हाव भाव बदल गए। तुरंत उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही ऐसा हो रहा था, वान बाओले ने अपने हाथ हिलाए और 3 बड़ी मुहरें बाहर आ गईं। मेरे दो साथी दाववादी, सुनो। यह मेरी दूसरी श्रेणी की आदर्श धार्मिक कलाकृति है, माउंटेन सील। यह मुहर हवा का स्वागत करती है और इसके अंदर ताकत के शिलालेख अंकित हैं। ये पहाड़ द्वारा प्रतिद्वंद्वी को कुचलने जैसा है। मेरे दो साथी दाववादी, मेरी धार्मिक कलाकृति देवता स्थिरीकरण रस्सी पर नजर रखें। ये कस्या ढीली हो सकती है और इसमें शक्तिशाली जलने वाले शिलालेख भी हैं। तुम दोनों, यह उन्मूलन की छड़ी है। इसकी उपस्थिति में चट्टानें भी टूट जाती हैं। इसे कभी मत छुओ, क्योंकि यह फट जाएगी। यह आकाश विनाश चाबुक है। एक बार यह फट गया तो आसमान में खून भर जाएगा। यह अंधा करने वाला आत्मा दर्पण है। इसे देखते ही तुम अपनी आत्मा खो दोगे।
जैसे जैसे वान बाओले बोलते जा रहे थे, उनके स्टोरेज ब्रेसलेट से एक एक करके धार्मिक कलाकृतियां बाहर आने लगीं, जब तक कि पूरा इलाका ढकने नहीं लगा। वे दोनों की ओर एक जबरदस्त ज्वार की तरह सीटी बजाते हुए आ रहे थे। ये जगह रंग बिरंगी कलाकृतियों से इतनी घनी थी कि पूरी जमीन धार्मिक कलाकृतियों से भरी हुई लग रही थी। एक नज़र में सभी कलाकृतियां अलग अलग थीं, और इसके अलावा वान बाओले ने बताया कि हर धार्मिक कलाकृति कैसे काम करती है। दोनों इस बेतुकी बात पर अचंभित रह गए। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? इतनी विस्तृत व्याख्याएं देना किस तरह की आदत है? अरे, उसके पास इतनी सारी धार्मिक कलाकृतियां क्यों हैं? दोनों क्रोधित और दुखी थे। वे जवाबी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि वान बाओले ने बहुत सारी धार्मिक कलाकृतियां बाहर फेंक दी थीं। इसके अलावा उनके स्पष्टीकरण ने उनके तनाव को और बढ़ा दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि धार्मिक कलाकृतियां बहुत तेज थीं। अपर अकेडमी आइलैंड और आकाश में हर किसी के चेहरे पर अजीब से भाव थे जब उन्होंने देखा कि दो साधक तुरंत धार्मिक कलाकृतियों के समुद्र में डूब गए। कलाकृतियों ने बिना हमला किए दोनों को घेर लिया। हालांकि यह किसी हमले जितना प्रभावी नहीं था, लेकिन दर्जनों अलग अलग धार्मिक कलाकृतियों से घिरे होने और उन्हें चमकते हुए देखना ही उनके तेज और शक्तिशाली प्रभावों का सुझाव देने के लिए पर्याप्त था, जैसे कि एक मात्र स्पर्श से विस्फोट हो जाएगा। ये भावना ऐसी थी जैसे उनके गले के पीछे एक चाकू लटका हुआ हो और उन्हें नहीं पता कि कब उनका सिर कट जाएगा। दोनों पागल होने वाले थे। अगर उन्हें कलाकृतियों के प्रभावों के बारे में नहीं पता होता तो वे शायद एक जुआ खेल सकते थे, लेकिन वान बाओले ने अपनी कलाकृतियों के प्रभावों को बेहतरीन तरीके से समझाया था, और कलाकृतियों को अपने चारों ओर तैरते हुए देखकर उनके प्रभावों की छवियां और उन्हें छूने के परिणाम उनके दिमाग में उभर आए। वे घबराए बिना नहीं रह सके। जैसे जैसे उनके दिल डर से धड़क रहे थे, वे अविश्वसनीय रूप से दुखी और क्रोधित भी थे। अंदर ही अंदर उन्हें लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है और वे पछतावे से भरे हुए थे। उन्हें लू जिहाओ को नहीं बल्कि धार्मिक आर्मामेंट पवेलियन से उसके सहायक को फंसाना चाहिए था। मुझे पता है कि लू जिहाओ वह हमेशा दिमागी खेल खेलता रहता है। जब वह अभी हमारे पास आया, इतनी जोर से दहाड़ रहा था, तो ये जानबूझकर किया गया होगा। वह हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था ताकि हम उसे फंसा लें। हम उनकी चाल में फंस गए हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, अपना सिर घुमाकर लू जिहाओ को घूरा, जो अभी भी तूफान के अंदर फंसा हुआ था, लड़ रहा था और जोरदार तरीके से लात मार रहा था। बाहरी दुनिया में हो रही घटनाओं से पूरी तरह अनजान था। ये कमीना बहुत चालाक है। वह अभी भी अभिनय कर रहा है। दोनों ने टिप्पणी की, अपने दांत पीसते हुए, क्योंकि उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके बाद अपर अकेडमी आइलैंड के दर्शकों को वान बाओले द्वारा इस्तेमाल किए गए धर्म खजाने से दिलचस्पी हुई। कई लोगों की सांसों के बीच एक हंगामा मच गया। उसने अपने तरीके बदल लिए हैं। इस बार वह सॉफ्ट विज्ञापन का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने लड़ाकों को अपनी चालें और अपने धार्मिक कलाकृतियों के नाम चिल्लाते हुए देखा है, लेकिन मैंने कभी किसी को इतना विस्तृत विवरण देते नहीं देखा। ओपी अकादमी द्वीप पर दसियों हजार लोगों ने शुरू में सोचा था कि चेतावनी मिलने के बाद वान बाओले रुक जाएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह अभी भी अपनी कलाकृतियों का विज्ञापन जारी रखेगा। हालांकि हर कोई स्पष्ट रूप से बता सकता था कि वह विज्ञापन कर रहा था, वे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते थे। वह अपने विज्ञापनों के बारे में पहले की तरह जानबूझकर नहीं था। वह केवल हमला करते समय चिल्लाता था। उसकी हरकतें अस्पष्ट थीं। वह कह सकता था कि यह उसकी आदत थी, या दावा कर सकता था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों को सद्भावना से हमला करने से पहले इसके प्रभावों की याद दिला रहा था। सच कहा जाए तो ऐसा करने वाला वह अकेला नहीं था। दूसरों ने भी ऐसा ही किया था, सिवाय वान बाओले के, जिन्होंने पूरे शो से पहले आतिशबाजी भी की थी। आसमानी मंच पर दर्शकों के लिए वे समझ नहीं पा रहे थे कि वान बाओले के इस प्रयास पर हंसें या रोएं। वान बाओले को दिलचस्पी भरी आंखों से देखते हुए जनरल जोहो हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। ये देखकर कि वान बाओले जनरल जोहो का ध्यान आकर्षित करने में सफल हो गए थे, जोहो लू जो बगल में खड़ी थी उत्साह में मुस्कुराई, ये सोचकर कि उसका बदला लेने का काम पूरा होने वाला है। हन्फ, वान बाओले, मैं जोहो लू व्यक्तिगत विवाद को निपटाने के लिए सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। वास्तव में आप इस मिशन को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। इथरियल दाओ कॉलेज के बुजुर्गों ने भी इस बात पर विचार किया कि क्या हुआ था। लाल लबादे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आह भरी कॉम्बैट पवेलियन के बुजुर्ग की ओर चुपके से देखा, जिसका चेहरा कोयले की तरह काला था। उसने खांसी की और फिर अपने शब्दों को पहली बार गूंजने दिया। वान बाओले, अब तुम्हें पटाखे जलाने की अनुमति नहीं है। यह आवाज़ दमनकारी शक्ति से भरी हुई थी जो तुरंत युद्ध क्षेत्र के चारों ओर गूंज उठी। कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट में हर कोई चिंतित था। इतने कम समय में उन्होंने वान बाओले का नाम 2 बार सुना था। वान बाओले संतुष्ट था, भले ही उसे चुना गया हो, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। उसने पहले ही वे सभी धार्मिक कलाकृतियां पेश कर दी थीं जिन्हें वह बेचना चाहता था। वह खुशी से झूम उठा।
दोनों को हार मानते देख उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक लहर के साथ सभी धार्मिक कलाकृतियां तुरंत उसकी ओर उड़ चलीं। दूर से देखने पर यह दृश्य चौंकाने वाला था। वान बाओले के इर्द गिर्द मौजूद दर्जनों धर्म खजानों से निकलने वाली रोशनी में वह चमकता हुआ लग रहा था। ये दृश्य अपर अकेडमी द्वीप पर मौजूद हजारों लोगों के दिमाग में बस गया था। यही वह क्षण था जब एक तेज आवाज आई। लू जिहाओ आखिरकार तूफान से बच निकला था। दहाड़ते हुए वह बहुत तेजी से बाहर निकला। आओ मुझसे लड़ो, उसने जोरदार आवाज में कहा। उसके इर्द गिर्द उड़ती बर्फ की तलवारें अपनी ठंडक खो बैठीं। कुछ कदम चलने के बाद वह वहीं रुक गया और मूक भाव से उन दोनों को घूरने लगा जो अब उसे घूर रहे थे। उसने वान बाओले के इर्द गिर्द मौजूद धार्मिक कलाकृतियों को देखा और उसे एहसास हुआ। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गईं। वान बाओले, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमला नहीं करोगे? तुमने फिर से मेरी सुर्खियां चुरा लीं। लू जिहाओ दहाड़ा, उसके भीतर गुस्सा और उदासी उबल रही थी। वान बाओले ने उसे घूर कर देखा। वह कुछ कहने ही वाला था कि दोनों ने ठंडी सांस ली। लू जिहाओ, अब नाटक करना बंद करो, मानो ये सब नाटक नहीं था, दोनों ने उसे घूरते हुए कहा। वे वान बाओले की ओर मुड़े और उसे सलाम करने के लिए अपनी मुट्ठियां बांध लीं। वरिष्ठ वान बाओले, हम इस हार को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं, दोनों ने शांत होते हुए घोषणा की। उन्होंने वान बाओले द्वारा पहले किए गए हमलों के बारे में सोचा और वे इस बात से बहुत प्रभावित हुए कि वान बाओले ने उन्हें शर्मिंदा नहीं किया। उनकी सभी धार्मिक कलाकृतियां बहुत अद्भुत थीं। सलामी के बाद व्यू रचना मंडप से शिष्य खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, वरिष्ठ बाओले, क्या आप अभी इस्तेमाल की गई धार्मिक कलाकृतियां बेच रहे हैं? हाँ, मैं बेच रहा हूँ, वान बाओले ने जवाब दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। जल्दी से वह दोनों के साथ वॉयस ट्रांसमिशन नंबरों का आदान प्रदान करने के लिए आगे बढ़ा और खुशी खुशी उन्हें छूट की पेशकश की। कुछ ही समय में उन तीनों में दोस्ती हो गई। वान बाओले ने उन्हें विदा करते समय उनके साथ कुछ कदम भी चलाए, हाथ हिलाते हुए। लू जिहाओ अपने सामने जो दृश्य देख रहा था उसे देखकर वह गुस्से में था। उसका दिमाग फटने वाला था। बहुत अन्याय महसूस करते हुए उसने फिर से दहाड़ लगाए। वान बाओले, मैं तुम्हें तुम्हारे पास मौजूद 5 उड़ती हुई बर्फ की तलवारों में से 2 दूंगा। वान बाओले ने बीच में ही टोकते हुए बड़ी उदारता से हाथ हिलाया। वह लू जिहाओ के चरित्र को जानता था। उसने खुद को एक बच्चे के स्तर तक गिराने से इनकार कर दिया। मामला कैंडी के कुछ टुकड़ों से सुलझ सकता था। मैं लू जिहाओ सिद्धांतों का आदमी हूँ, लू जिहाओ ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक पल में उसका जोश बेकाबू होकर कम हो गया, लेकिन वह और भी क्रोधित हो गया। मैं सब तुम्हें दे दूंगा, वान बाओले ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। लू जिहाओ ने गहरी सांस ली। चूंकि यह पहले ही हो चुका था इसलिए उसने जो भी कहा उसका कोई मतलब नहीं था। इसके अलावा सहायक केवल 4 लड़ाइयों में ही मदद कर सकता था। अब तक केवल एक लड़ाई बची थी। एक बार यह खत्म हो जाने के बाद इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अंतिम लड़ाई थी या प्रतियोगिताओं का दूसरा चरण, उसे फिर से वान बाओले को नहीं देखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उसके सिद्धांतों की परीक्षा हो रही थी तो वह वान बाओले के ट्रोजन हॉर्स के झांसे में नहीं आया। एक बार जब ये विचार उसके दिमाग में आए तो लू जिहाओ को लगा कि उसका गुस्सा गायब हो गया है। वह खर्राटे लेना चाहता था, लेकिन वान बाओले की पिछली याद को याद करते हुए वह केवल अंदर ही अंदर खर्राटे ले रहा था। उदास भाव के साथ वह चौथे मिलन बिंदु की ओर मुड़ा। ये चौथा मिलन बिंदु उसके सहायक की आखिरी लड़ाई थी। वहां होने वाले टूर्नामेंट में पर्वत शिखर के चारों ओर से सबसे मजबूत प्रतियोगी का निर्धारण किया जाएगा और केवल वे 4 प्रतियोगी ही 4 की लड़ाई के लिए पर्वत शिखर पर कदम रख पाएंगे। पर्वत शिखर पर खड़ा अंतिम प्रतियोगी फिर कॉम्बैट पवेलियन टूर्नामेंट के दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। मूल रूप से जो लोग चौथे मिलन बिंदु तक पहुंच सकते थे वे निश्चित रूप से कमजोर नहीं थे। यहां तक कि जब लू जिहाओ पास आया तो उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, खुद को सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। एक सहायक के उद्देश्य के दृष्टिकोण से वास्तव में वान बाओले बहुत विश्वसनीय थे, अपने कार्यों को लगभग पूरी तरह से पूरा करते थे। लू जिहाओ ने पहले 3 टूर्नामेंटों में बहुत अधिक संसाधनों का उपयोग नहीं किया। ऊर्जा और सामग्रियों के मामले में लू जिहाओ शिखर पर था। लू जिहाओ स्पष्ट रूप से वान बाओले पर ध्यान नहीं दे रहा था। एक के बाद एक वे चौथे मिलन बिंदु की ओर बढ़े। पर्वत शिखर के पास का क्षेत्र 2 सड़कों के मिलन के बाद सड़क का अंत दिखाई दे रहा था। वहां रोशनी का एक पर्दा था और उसके आगे एक सड़क थी जो सीधे पहाड़ की चोटी पर जाती थी। वान बाओले अच्छे मूड में थे, इसलिए उन्होंने लू जिहाओ से झगड़ा नहीं किया। उन्हें लगा कि उन्होंने अपना मिशन पहले ही पूरा कर लिया है और वे बहुत शांत थे। सहायक भूमिका से लौटने के बाद उनके दिमाग में भरे हुए ऑर्डर फॉर्म की भरमार थी। मुझे इस बार अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहिए। यह मेरे शोध और साधना को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, वान बाओले ने खुशी से भरकर सोचा।
उन्होंने एक धुन गुनगुनाई, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर आगे बढ़े। जैसे ही लू जिहाओ मिलन बिंदु के करीब पहुंचे, वे वहीं रुक गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर का हर एक बाल खड़ा हो गया हो। पसीने से तर लू जिहाओ ने एक गहरी सांस ली, जिससे उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। चौथे मिलन बिंदु पर दो आकृतियों को देखकर उनके चेहरे पर एक गंभीर गंभीर भाव था। वांग बाओले, तुम्हें इस बार मेरी मदद करनी होगी। लू जिहाओ ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में हकलाया। जब वांग बाओले ने उसकी बातें सुनी तो वह हैरान रह गया। जैसे जैसे वह करीब गया, उसने दो आकृतियां भी देखीं। उनमें से एक ध्यान कर रहा था जबकि दूसरा उसके बगल में खड़ा एक अंगरक्षक लग रहा था। वह रक्षक मजबूत शरीर वाला था, बैंगनी रंग का कवच पहने हुए था और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। वह वहां खड़े एक छोटे पहाड़ की तरह लग रहा था। उससे निकलने वाली आभा सच्ची सांस के शिखर के समान थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय इस स्तर को पार कर सकता है। उसे देखना एक भयानक जानवर को देखने जैसा था। उसकी भयंकर निगाहें बेहद स्पष्ट थीं, मानो वह एक ज्वालामुखी हो जो फटने वाला हो। उसकी तुलना में ध्यान करने वाले युवक की आभा अलग थी और वह एक अलग तरह का वाइब दे रहा था। वह शांति और उदासीनता की आभा बिखेर रहा था, मानो दुनिया की बहुत कम घटनाएं उसका ध्यान आकर्षित कर सकती हों। हालांकि वह गंजा था, फिर भी वह सुंदर था। वह सौम्य और कमजोर दिख रहा था। उसकी आंखें बंद थीं जैसे कि वह कुछ महसूस कर रहा हो। उसके चारों ओर हल्की हवाएं घूम रही थीं, जैसे कि वे उसकी ओर आकर्षित हो रही हों। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नामहीन दाओ ज्ञानो दे सन का शिष्य था, जिसने एक खाली प्याले में पानी की एक बूंद को प्रकट कर दिया था, पतली हवा से बस उस पर ध्यान केंद्रित करके, उस समय दाओ ज्ञानो दे संकाय में पहाड़ की चोटी पर। इसके अलावा वह पूर्व संघ अध्यक्ष इथरियल दाओ कॉलेज के वर्तमान ग्रैंड सुप्रीम एल्डर का एकमात्र निजी शिष्य था। हालांकि वांग बाओले उसे नहीं जानता था, लेकिन जिस क्षण उसने गंजे युवक को देखा, उसके कदम भी धीरे धीरे रुक गए। उसे एहसास हुआ कि गर्वित लू जिहाओ ने उसकी मदद क्यों मांगी थी। वास्तव में गार्ड कुछ भी नहीं था, लेकिन इस ध्यान करने वाले युवक में एक दमनकारी शक्ति थी जो किसी की भौहों के बीच नुकीली, अदृश्य चाकू की तरह थी। वांग बाओले ने आंखें सिकुड़ी और अपनी मुस्कान वापस ले ली। वह अब शांत नहीं था और उसकी आंखों में तुरंत एक उत्सुकता चमक उठी। उस पल में जब वांग बाओले ने गंजे युवक को देखा तो उसने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही गंजे युवक की आंखें खुलीं, उनमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। उसकी स्पष्ट आंखें पानी की तरह शुद्ध दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था कि वे किसी की मनस्थिति को अपने अंदर समाहित कर सकती हैं और किसी को भ्रमित कर सकती हैं। उन्हें ये भ्रम भी हो सकता है कि उनके प्रतिद्वंद्वी के शरीर से प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, जैसे कि वह कोई देवता हो। प्रतिद्वंद्वी की पूजा करने की इच्छा ने वांग बाओले को सिहरन पैदा कर दी। उसके शरीर के भीतर उसकी साधना तुरंत प्रसारित होने लगी और ठीक उसी क्षण उसका भक्षण करने वाला बीज थोड़ा घूम गया। जैसे ही उसकी साधना उसके शरीर के चारों ओर घूमी, खुद वांग बाओले ने भी नहीं देखा कि उसकी पुतलियों के भीतर एक बैंगनी चमक चमक उठी। वांग बाओले द्वारा स्पिरिट ब्रीथ विलेज में बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करने के बाद यह उसके भक्षण करने वाले बीज के साथ एकीकृत हो गया था। इसने एक अजीब रोशनी बनाई, बैंगनी चमक जो उसकी पुतलियों में चमक उठी। जिस क्षण ये दिखाई दिया, ध्यान करने वाले गंजे युवक ने अचानक एक हल्की सांस ली। उस क्षण उसका मूल शांत सुरुचिपूर्ण भाव भी बदल गया। जब उसने वांग बाओले की ओर देखा तो उसका भाव रुचि दिखाने वाले भाव में बदल गया। जैसे ही उसका भाव बदला, पहले से बनी दमनकारी शक्ति तुरंत अस्थिर हो गई और नष्ट हो गई। इससे लू जिहाओ, जो अपने कदमों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था और जिसका शरीर कांप रहा था, कांप उठा जैसे कि वह अभी अभी किसी सपने से जागा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसके चेहरे पर एक स्तब्ध भाव था। ये किस तरह का जादू है? लू जिहाओ ने कहा। उसकी आंखों में सावधानी और सदमा दिखाई दे रहा था। लू जिहाओ की प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना गंजे युवक ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर एक कुलीनता गहराई से समाई हुई है। उसके बगल में खड़ा गार्ड कॉम्बैट पवेलियन का प्रतियोगी तुरंत सुनने के लिए नीचे झुका, एक पल के लिए सिर हिलाया। उसके बाद वह उठा और लू जिहाओ की ओर चला जब तक कि वह बैठक बिंदु के केंद्र तक नहीं पहुंच गया। उसने अपना हाथ उठाया और लू जिहाओ को इशारा किया, जैसे कि उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे रहा हो। लू जिहाओ के चेहरे के भाव बदल गए और उसने डर के साथ गंजे युवक की ओर देखा। फिर उसने वांग बाओले की ओर देखा। उसकी आंखें मदद की गुहार लगा रही थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितना गर्व था, उसने उस पल सब कुछ एक तरफ रख दिया। वह जानता था कि यह लड़ाई बेहद कठिन होगी क्योंकि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत ताकतवर था, लेकिन उसके दिल में वांग बाओले भी उतना ही मजबूत था, इसलिए उसने सहज रूप से मदद के लिए उसकी ओर देखा। तुम्हारे पास कोई गार्ड भी है? घमंडी और ताकतवर होने का नाटक करना बंद करो। वांग बाओले ने अपनी भौहें सिकुड़ी और ठंडी सांस ली। वह भी गंजे युवक की मुद्रा के अभ्यस्त नहीं हो पाया था, लेकिन साथ ही उसने गंजे युवक के शरीर से निकलने वाली दमनकारी शक्ति को भी महसूस किया।
वान बाओले को लगा कि गंजा युवक सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था जिसका सामना उसने उसी साधना क्षेत्र में कभी किया था। इसलिए वह गंजे युवक का पीछा करता हुआ उसके पीछे चला गया और शांति से बोलते हुए क्रॉस लेग बैठ गया। जीहाओ, लड़ने में कोई बुराई नहीं है। ये तुम्हारी बड़ी प्रतियोगिता है। अगर यह 1 पर 1 है तो ये तुम्हारा मामला है कि तुम जीतते हो या हारते हो। लेकिन अगर ये 2 पर 1 है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं, वान बाओले, सहमत हूं या नहीं। वान बाओले के शब्दों को सुनकर लू जीहाओ ने राहत की सांस ली। हालांकि वह वान बाओले को नापसंद करता था और उससे आंख नहीं मिला सकता था, लेकिन वान बाओले के शब्दों ने उसे और अधिक सुकून दिया। उस समय जब उसने अपना सिर उठाकर बैंगनी कवच वाले साधक को देखा जो उसे बुला रहा था, लू जीहाओ की आंखों में लड़ने की भावना फूट पड़ी। उसने एक धीमी सी दहाड़ लगाई और बैंगनी कवच वाले साधक की ओर गोली चलाई। जबरदस्त गति से वह तुरंत बैंगनी कवच वाले साधक के करीब पहुंच गया। कुछ हाथों की मुहरों के साथ उसने अपने चारों ओर 5 उड़ती हुई ठंडी तलवारों को उड़ा दिया और कई ताबीज फेंके उन्हें धमाके के साथ मंत्रों में बदल दिया। इस बीच बैंगनी कवच वाले साधक के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि वह आगे बढ़ा और अपने दाहिने पैर से ठोकर मारी। तुरंत आत्मा की हुई एक तूफान की तरह उसके पैरों के नीचे से फट गई और वह लू जीहाओ की ओर फट पड़ा। जाहिर है, चपलता और गति के मामले में लू जीहाओ का पलड़ा भारी था। उस समय उसने अपना फिगर दूर करके चकमा दिया और फिर से हमला किया। एक पल में वे दोनों मिलन बिंदु के बीच में आपस में भिड़ गए। इस युद्ध में भले ही वान बाओले ने आतिशबाजी नहीं की, फिर भी उसने फेडरेशन के अधिकारियों, सेना और ईथरियल दाओ कॉलेज के बुजुर्गों का ध्यान आकर्षित किया जो आकाश में देखने के मंच से देख रहे थे। क्या वह उस व्यक्ति का शिष्य है? सेना के देखने के मंच पर जनरल जोऊ ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी। उसकी नज़र गंजे युवक पर पड़ी। इस व्यक्ति का नाम ली वुचेनेक है। वह ईथरियल दाओ कॉलेज के ग्रैंड सुप्रीम एल्डर का एकमात्र निजी शिष्य है। मेरे अधिकार के साथ मैं उसकी पृष्ठभूमि और डोजियर नहीं देख सकता, जो उलू ने उसके बगल में फुसफुसाया। बेशक आप इसे नहीं देख सकते। इस साल उसकी उम्र 20 साल होनी चाहिए। जनरल जो की आंखों में गहरी सोच दिखाई दी और उसकी पुतलियों में धीरे धीरे एक ठंडी चमक दिखाई देने लगी। हालांकि उसने जल्दी से इसे दबा दिया। उसने अपने दिल में गंजे युवक का नाम कुछ बार दोहराया और चुप रहा। उसी समय संघ के सभी अधिकारी गंजे युवक की ओर देखने लगे। जाहिर है वे जानते थे कि उसका स्वामी कौन है, लेकिन जनरल जो की तरह उनकी प्रतिक्रिया अजीब नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान दिया। लेकिन ईथरियल दाओ कॉलेज के सभी बुजुर्गों के चेहरे पर गंजे युवक को देखकर जटिल भाव थे। लाल लबादे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर भी ऐसा ही भाव था। उसकी आंखों में, जहां दूसरे नहीं देख सकते थे, एक ठंडी चमक भी चमक उठी। उस समय जब बैठक स्थल के चारों ओर धमाके गूंज रहे थे, वान बाओले और गंजा युवक दोनों ध्यान कर रहे थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे मानो वे आमने सामने हों। थोड़ी देर बाद वान बाओले को थोड़ा ऊब महसूस हुआ और खांसी आ गई। वरिष्ठ भाई, आप मेरी ओर क्यों देखते रहते हैं? मैं आपके पिछले और वर्तमान जीवन को देख रहा हूं, गंजे युवक ने शांति से उत्तर दिया। ये सुनने के बाद वान बाओले के चेहरे पर एक अजीब भाव था। उसे लगा कि यह आदमी पागल है। उस समय लू जीहाओ का बैंगनी कवच वाले साधक के साथ द्वंद्वयुद्ध तेजी से तीव्र होता जा रहा था और यह स्पष्ट था कि लू जीहाओ नुकसान में था। आखिरकार ये स्पष्ट था कि उसकी साधना का स्तर और युद्ध का अनुभव बैंगनी कवच वाले साधक के बराबर नहीं था। जैसे ही वह हारने वाला था, बैंगनी कवच वाला साधक अचानक पीछे हट गया। एक झटके में वह अपने शरीर को हिलाते हुए गंजे युवक की तरफ लौटा और मुट्ठी बांधकर लू जीहाओ की ओर झुका। यह एक ड्रॉ है। लू जीहाओ हैरान रह गया। जैसे ही वह बोलने वाला था, गंजे युवक की आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और वान बाओले की ओर देखते हुए धीरे से बोला, अब चलो द्वंद्वयुद्ध करते हैं। लू जीहाओ की सांसें तेज हो गईं। उसने गंजे युवक को देखा और फिर वान बाओले की ओर देखा। चाहे उसकी प्रतिक्रिया की गति कितनी भी धीमी क्यों न हो, वह समझ गया कि इस समय उसके विरोधियों का लक्ष्य वह बिल्कुल भी नहीं था। ये वान बाओले था। उसे ये भी संदेह था कि उसके विरोधियों ने ये पता लगाने के लिए कोई अज्ञात तरीका इस्तेमाल किया होगा कि वान बाओले उसकी सहायता कर रहा है, और इसी वजह से उसने प्रतियोगिता में शामिल होने का फैसला किया। निस्संदेह उनकी पृष्ठभूमि असाधारण थी। यही कारण था कि वे वान बाओले से मिल सके और अंत में उसके साथ ये लड़ाई कर सके। मन में उन विचारों के साथ लू जीहाओ के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह वान बाओले के पास वापस आ गया और चुप रहा। वान बाओले ने अपना सिर उठाया और गंजे युवक को देखा। दरअसल जिस क्षण उसने पहली बार गंजे युवक को देखा, उसे पहले से ही यह एहसास हो गया था कि गंजा युवक वहां बैठा है, जैसे कि वह उसका इंतजार कर रहा हो। लेकिन ये थोड़ा हास्यास्पद लगा, इसलिए वान बाओले ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि
गंजे युवक की हरकतें और शब्द कितने स्पष्ट थे, ये देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? मास्टर ने कहा कि कुछ लोगों में जबरदस्त क्षमता होती है और मैं उन्हें साथ मिलकर काम करने और एक दूसरे का समर्थन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुम उनमें से एक हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बस साधारण हो। हालांकि मैंने तुम्हें एक मौका देने के बारे में सोचा, इसलिए मैंने तुम्हें युद्ध में परखने के लिए ढूंढा। गंजे युवक ने अपना सिर उठाया और शांति से बोला। जैसे ही वह बोला, ऐसा लगा जैसे उसके शरीर से एक खास आभा निकल रही हो। क्या तुम सामान्य रूप से बोल सकते हो? क्या तुम दिखावा करना बंद कर सकते हो? वांग बाओले अवाक लग रहे थे और उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारने के लिए हाथ उठाया। हालांकि जिस समय उन्होंने अपना हाथ उठाया, उन्होंने उसे अपने माथे पर नहीं मारा। इसके बजाय उन्होंने अपनी हथेली को पलटा और उसे जमीन की ओर पटक दिया। धमाके के साथ उनका शरीर जमीन से ऐसे उछला जैसे कि एक खरगोश ने पटकने के बल का इस्तेमाल किया हो। धनुष से निकले तीर की तरह वह तुरंत गंजे युवक की ओर झपटा और उसका शरीर लगभग जमीन पर दबा हुआ था। उसकी हरकतें बहते पानी की तरह सहज, अप्रत्याशित और साफ सुथरी थीं। उस पल वांग बाओले की गति बिना किसी हिचकिचाहट के जारी हो गई, जिससे वह ऐसा लग रहा था जैसे वह उड़ रहा हो। उसकी साधना पूरी तरह से फूट पड़ी, उसके शरीर के चारों ओर आत्मा की हुई तूफान आ गया। दूर से वह प्रभावशाली लग रहा था। पलक झपकते ही वह गंजे युवक के करीब पहुंच गया और उसे पकड़ लिया। ये सब बहुत तेजी से हुआ और गंजा युवक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जाहिर तौर पर उसे प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हालांकि ऐसा लग रहा था जैसे उसके बगल में मौजूद गार्ड बैंगनी कवच वाले साधक के जीवन का एकमात्र उद्देश्य ली वुचेन की रक्षा करना था। युद्ध में पारंगत होने और वांग बाओले की हरकतों पर लगातार नजर रखने के कारण वह वास्तव में उस पल बाहर निकल आया और वांग बाओले को रोक दिया। तुरंत एक धमाके की आवाज आई और बैंगनी कवच वाले साधक का शरीर हिंसक रूप से हिल गया। उसके चेहरे पर सदमा दिखाई दिया और वह उदास होकर पीछे हट गया, जबकि उसके मुंह के कोने से ताज़ा खून बह रहा था। फिर भी उसके ब्लॉक का कुछ असर हुआ, जिससे वांग बाओले की गति थोड़ी धीमी हो गई। गंजे युवक की सांसें तेज हो गईं और इस पल का इस्तेमाल करके वह तेजी से पीछे हट गया। जैसे ही वांग बाओले उसके करीब पहुंचा, उसने वांग बाओले की पकड़ को चकमा दिया और वह उसके चेहरे के पास से निकल गया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, हवा में वांग बाओले की ओर दबाव डाला। तुरंत उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और एक मजबूत बल का विस्फोट हुआ। इसने वांग बाओले को, जो फिर से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक था, कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया और उसकी निगाहों में पछतावा दिखाई दिया। आपकी प्रतिक्रिया की गति बहुत तेज है, लेकिन ये 2 बनाम 1 है, इसलिए आपको एक सच्चा आदमी नहीं माना जा सकता है। तुम बेशर्म हो, तुमने मुझ पर घात लगाया, गंजे युवक ने गुस्से से कहा। वह उस पल शांत नहीं रह सका और तेजी से पीछे हट गया। आखिरकार दिखावा नहीं कर रहे हो? वांग बाओले ने उसे घूर कर देखा। आकाश मंच पर उस दृश्य को देखने वाले सभी लोगों के चेहरे पर सुखद आश्चर्य था। यह विशेष रूप से जनरल जो और लाल वस्त्रधारी साधक के लिए था। उन दोनों की आंखों में चमक थी। अच्छा, हालांकि जो लू बहुत दुखी लग रहा था और बुदबुदाया, यह एक गुप्त हमला है। इसे गौरवशाली नहीं माना जा सकता। क्या वाइट डियर दाओ कॉलेज में बहुत ज्यादा पढ़ाई करने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पांडित्यपूर्ण। जनरल जोहू ने अपनी भौहें सिकुड़ी और एक दुर्लभ घटना में जोहू को डांटा। सेना में भर्ती होने के बाद से जोहू को पहली बार इस तरह की डांट का सामना करना पड़ा था। उस पल उसके हाव भाव थोड़े बदल गए। वह पलटकर जवाब देना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसलिए वह केवल अपना सिर झुका सकती थी, लेकिन उसके दिल में आक्रोश और अन्याय बढ़ता जा रहा था। अंत में उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या मेरी पीढ़ी के साधकों को महान दाव का अनुसरण करने के लिए न्यायपूर्ण और स्पष्ट तरीके से काम नहीं करना चाहिए? न्यायपूर्ण और स्पष्ट तरीके से काम करना किसी का प्राथमिक उद्देश्य है। अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना साधनों पर निर्भर करता है। क्या वे एक ही हैं? महान दाव के बारे में क्या? क्या आपको लगता है कि साधना का उद्देश्य महान दाव का अनुसरण करना है? जनरल जोहू के चेहरे पर सख्त भाव थे और उन्होंने जोहू को घूर कर देखा। साधना का उद्देश्य आत्मसुरक्षा, अस्तित्व और हत्या है। केवल जब आप इन सभी मुद्दों को हल कर लेंगे, तभी आपको कथित महान दाव का अनुसरण करने का अधिकार होगा। जनरल जोहू बहुत कुछ कहने को तैयार नहीं था और उसने जोहू को घूरना बंद कर दिया, उसे अनदेखा कर दिया। जोहू हैरान रह गई। ये स्पष्ट था कि उसने वाइट डियर दाओ कॉलेज में इस तरह की विचारधारा कभी नहीं सुनी थी। ये पहली बार था जब उसने इसके बारे में सुना था और वह थोड़ी खोई हुई थी। उसने विचार में अपना सिर नीचे कर लिया। इस बीच युद्ध के मैदान पर, जिस पर हर कोई ध्यान दे रहा था, गंजे युवक के हमले के बाद वांग बाओले के शरीर के पीछे की ओर उड़ने और उनके बीच की दूरी बढ़ने के बाद गंजे युवक ने वांग बाओले को घूर कर देखा। एक गहरी सांस लेने और खुद को फिर से शांत करने के लिए मजबूर करने के बाद गंजे युवक की आंखों में एक सुनहरी चमक दिखाई दी।
उसने अपने दाहिने हाथ की एक उंगली उठाई, उसे अपने चेहरे के सामने रखा और शांति से बोला। मास्टर ने कहा कि इथरियल दाओ कॉलेज के दाओ ज्ञानोदय संकाय स्वर्ग और पृथ्वी के असंख्य दाओ को समझ सकते हैं, एक को विलय करने के लिए चुन सकते हैं और एक दुनिया बना सकते हैं। मैं वुचेन मूर्ख हूँ, मैंने केवल पानी की एक बूंद बनाई है। कृपया मुझे सिखाएं, साथी दाओवादी वांग। इस समय उसकी आवाज़ अलग लग रही थी, जिसमें एक गहरी दृढ़ता झलक रही थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला और अपने दाहिने हाथ की उंगली उठाए, आसपास से पानी की एक बूंद इकट्ठी हो गई, जो हवा से निकली हुई लग रही थी। ये सीधे गंजे युवक की उंगलियों पर दिखाई दे रही थी। यह पानी की बूंद साफ थी, जो चारों तरफ से प्रकाश को परावर्तित कर रही थी। पलक झपकते ही ये दीप्तिमान लग रही थी और जिस क्षण ये दिखाई दी, आसपास से सारी रोशनी फीकी लगने लगी। यह पानी की बूंद अविश्वसनीय रूप से चमकीली, ध्यान का केंद्र बन गई। जिस क्षण पानी की बूंद दिखाई दी, लू जिहाओ की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। खतरे की एक अभूतपूर्व भावना ने उसकी सांस रोक दी, जिससे वह सहज रूप से पीछे हट गया, जैसे कि वह इस जगह से बहुत दूर जाना चाहता हो। पानी की उस बूंद ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह प्रतिरोध्य थी। वास्तव में उसे लगा कि पानी की बूंद को एक बार देखने के बाद उसकी मनस्थिति बिजली गिरने जैसी हो जाएगी। ये किस तरह का धर्म मंत्र है? उसने तो तावीज़ों का भी इस्तेमाल नहीं किया। क्या वह वाकई सच्ची सांस के क्षेत्र के पहले स्तर पर है? वह दावा करता है कि वह दाओ ज्ञानोदय संकाय से है। जबकि लू जिहाओ की मनस्थिति हिल रही थी, वांग बाओले ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। पानी की बूंद की उपस्थिति ने उसे एक अकल्पनीय खतरे का एहसास भी कराया। ऐसा लग रहा था जैसे इस पानी की बूंद में कोई शक्ति है जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। भले ही ये केवल एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन अजीब शक्ति का ये टुकड़ा आसपास के माहौल को हिला सकता था और उसकी पूरी मनस्थिति को प्रभावित कर सकता था। यह आदमी दाओ ज्ञानोदय संकाय से है। वांग बाओले ने अपनी सांस रोक ली। मूल रूप से वांग बाओले दाओ ज्ञानोदय संकाय के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते थे। अभी जिस क्षण उसने पानी की बूंद देखी, उसे लगा कि दाओ ज्ञानोदय संकाय की छाप अब थोड़ी अलग थी। लेकिन अगर वे दाओ ज्ञानोदय संकाय से हैं तो क्या हुआ? उसने अभी अभी मेरे हमले के खिलाफ सहज रूप से चकमा दिया। इसका मतलब है, जब तक मैं उसके करीब पहुंचता हूं, मैं निश्चित रूप से उसे मुक्का मारकर उड़ा सकता हूं। उस अस्थायी झटके के बाद वांग बाओले की आंखों से एक तीखी चमक फूट पड़ी और उसकी आंखों में एक बैंगनी चमक चमक उठी। उस क्षण अपनी सारी साधना को प्रसारित करते हुए और अपनी आभा को उन्मुक्त करते हुए वह गंजे युवक की ओर बढ़ा। जैसे ही वांग बाओले की भव्य शक्ति का निर्माण हुआ, वह म्यान से निकाली गई एक तीखी तलवार की तरह था। जिस क्षण वह आगे बढ़ा, गंजे युवक को वांग बाओले की शक्ति का एहसास हुआ। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और अपना दाहिना हाथ हिलाया। तुरंत पानी की बूंद ने एक शानदार निशान छोड़ा और वांग बाओले की ओर बढ़ गई। तुम्हारे पास फिर से मेरे करीब आने का कोई मौका नहीं है। लगभग उसी समय जब गंजा युवक बोल रहा था, वांग बाओले एक पैर पर उतरा, उसका शरीर हवा में उछलकर दिशा बदल रहा था। वह पानी की बूंद से बचना चाहता था, लेकिन यह पानी की बूंद खास थी। उस पल ये फट गई, जिससे धुंध का बादल बन गया। अवर्णनीय गति और पागलपन से लुढ़कते हुए ये सभी दिशाओं में फैल गया, वांग बाओले को घेर लिया। जैसे ही धुंध ने उसे घेर लिया, वांग बाओले की दृष्टि धुंधली हो गई। जब वह फिर से स्पष्ट रूप से देख पाया तो उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। उस पल उसके आसपास की हर चीज बदल गई थी। लू जिहाओ और पहाड़ की चोटियां गायब हो गई थीं। यहाँ तक कि देखने का मंच भी आसमान से गायब हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में सिर्फ धुंध ही बची हो। वहां खड़े होना धुंध के समुद्र में खड़े होने जैसा था, जैसे कि किसी को जबरदस्ती किसी भ्रम में खींच लिया गया हो। भ्रम। वांग बाओले की सांस थोड़ी तेज हो गई, वह सतर्क महसूस कर रहा था। अचानक आसपास की धुंध छट गई और अजीबोगरीब गुर्राहटों की गूंजती लहरों के बाद धुंध से कई चेहरे बाहर निकल आए। बिना किसी अपवाद के वे सभी चेहरे वांग बाओले जैसे ही लग रहे थे। उन सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ गुस्से में अपने दांत पीस रहे थे और कुछ हताशा में पागलों की तरह रो रहे थे। कुछ लालच भी दिखा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे अलग अलग चेहरों के माध्यम से एक इंसान की 7 भावनाओं और 6 संवेदी सुखों को व्यक्त करना चाहते थे, और वे सभी वांग बाओले की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वांग बाओले के चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने अपने दाहिने हाथ का उपयोग करके हाथ की मुहरों के साथ फ्लाइंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्स को बुलाया। सुरक्षात्मक मोती फट गए, जिससे एक सुरक्षात्मक पर्दा बन गया। लेकिन 7 भावनाओं और 6 संवेदी सुखों को दर्शाने वाले चेहरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। चेहरों ने इसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और वे इससे गुजर गए, मानो उसे खा जाना चाहते हों और उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हों, उसके शरीर और दिमाग को नष्ट कर देना चाहते हों। ये काफ़ी हद तक स्थायी कबीले जैसा ही है। वांग बाओले के हाव भाव बदल गए। इन चेहरों ने उसे मलबे के पहाड़ में अपने अनुभवों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया।
जैसे ही वांग बाओले की मानसिक स्थिति हिल गई, लीवुचेन की आवाज़ धुंध की दुनिया में गूंज उठी। साथ ही दाओवादी वांग हम दाओ ज्ञानोदय संकाय से स्वर्ग और पृथ्वी के असंख्य दाओ को समझने की कोशिश करते हैं। पानी की बूंद को मिलाने के बाद मैंने अपने गुरु द्वारा मुझे दिए गए विदेशी आत्मा रक्त के धागे से निर्माण किया और यह मेरे गुरु के मंत्रों द्वारा शोधन से गुजरा। मैंने आखिरकार यह क्षेत्र बनाया, अंतिम रूपांतरित भ्रामक आयुध। मेरे भ्रामक आयुध की दुनिया में सब कुछ आपकी कल्पना पर निर्भर है। आप इस जगह को अपनी चेतना की एक आभासी दुनिया के रूप में देख सकते हैं, इसलिए यहाँ आप कल्पना करने के लिए स्वतंत्र हैं। भले ही आप कल्पना करें कि आप एक अद्वितीय गुरु बन गए हैं और मुझसे युद्ध करने आए हैं, यह कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि यह मेरा मायावी शस्त्र है, इसलिए चाहे आप यहाँ जो भी कल्पना करें, मैं हमेशा आपसे ज़्यादा शक्तिशाली रहूँगा। मास्टर ने एक बार कहा था कि आपके पास जबरदस्त क्षमता है। इसलिए यहाँ मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ कि आपकी महत्वाकांक्षा कितनी महान है जब आपके सामने 7 भावनाएं और 6 संवेदी सुख हैं। जैसे ही लीवुचेन के शब्द गूंजे, वांग बाओले की ओर बढ़ते हुए सभी चेहरे जोर से दहाड़ने लगे। जैसे ही वे अचानक उसके करीब पहुंचे, वांग बाओले की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और वह तुरंत पीछे हट गया। मायावी शस्त्र, वह क्या है? कल्पना के आधार पर लड़ना। आप इस तरह से युद्ध कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि दाओ ज्ञानोदय संकाय के सभी लोग पागल हैं। संदेह के साथ वांग बाओले ने खुद को एक अजेय विशालकाय के रूप में कल्पना करने की कोशिश की। जैसे ही वह विचार आया, पलक झपकते ही उसका शरीर फैल गया। इस दुनिया में वह अविश्वसनीय रूप से विशाल था, मानो वह स्वर्ग को थामे रखने और पृथ्वी को सहारा देने में सक्षम हो। तुम सच में ऐसा कर सकते हो? घबराए हुए वांग बाओले को लगा कि स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने और सब कुछ नष्ट करने में सक्षम एक शक्ति उसके शरीर के भीतर विस्फोट कर रही थी। हालांकि उस पल भ्रामक धुंध की दुनिया उसी हिसाब से फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस दुनिया में वांग बाओले की कल्पना में कोई भी अपमानजनक रचना समा सकती है। उस पल फुसफुसाते हुए चेहरे भी फैल गए, एक दूसरे के साथ मिल गए। अंत में एक विशाल चेहरा उसके सामने प्रकट हुआ जो आधे आकाश को ढकता हुआ प्रतीत हो रहा था। वांग बाओले की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली आभा के साथ वह उसकी ओर उड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सामने कोई अजेय दैत्य जैसी कोई चीज ही नहीं थी। इस समय भ्रम के बाहर कॉम्बैट पवेलियन की विशाल प्रतियोगिता के लिए आकाश मंच पर सेना, संघ के अधिकारियों और इथरियल दाओ कॉलेज के बुजुर्गों की आंखें खुली हुई थीं। वास्तव में कई लोग सीधे खड़े हो गए। ये है भ्रामक आयुध। ये संघ के पूर्व अध्यक्ष ली जिंगवन का एक स्वनिर्मित मंत्र है जब वह धार्मिक आयुधों पर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक बार कहा था कि वह इस मंत्र का उपयोग संघ में धार्मिक कलाकृतियों के बारे में एक बड़ी क्रांति लाने के लिए करेंगे। वह इसका उपयोग स्वर्ग और पृथ्वी की स्वीकृति प्राप्त करने और आगे बढ़ने की कोशिश करने के लिए करेंगे, जिससे वह संघ के एकमात्र नवजात आत्मा विशेषज्ञ बन जाएंगे। ली जिंगवन एक स्वर्ग प्रदत्त प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्ञान के प्रति उनका लगाव संघ में सबसे अच्छा है। मुझे आश्चर्य है कि उनके शिष्य में भी आत्मज्ञान के प्रति वही लगाव है। वह सिर्फ एक सच्ची सांस का शिष्य है, फिर भी वह इस मंत्र का उपयोग कर सकता है। आकाश में देखने के मंच से देख रहे लोगों की नज़र में युद्ध के मैदान पर जहां वांग बाओले और लीवुचेन थे, लीवुचेन अपनी आंखें बंद करके क्रॉस लेग बैठे थे। उनके होंठ थोड़े कांप रहे थे और वह एक ऐसा मंत्र जप रहे थे जिसे बाहरी लोग नहीं सुन सकते थे। उनके सामने 10 फीट की दूरी पर एक बहुत बड़ा पानी का गोला था। यह पानी का गोला मैला था, मानो इसके भीतर धुंध घूम रही हो। हालांकि कोई वांग बाओले के शरीर को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था, लेकिन वह उस पानी के गोले के भीतर फंसा हुआ था। वांग बाओले को आकाश मंच पर मौजूद लोगों के आश्चर्य के बारे में पता नहीं था। धुंध की दुनिया में वह एक विशाल दानव में बदल गया था, अपने कदमों से बड़ी गड़गड़ाहट पैदा कर रहा था। अपनी आंखों से ये दिखाते हुए कि वह बुराई में विश्वास नहीं करता, उसने आकाश में विशाल चेहरे की ओर एक मुक्का मारा। टूट जाओ। इस मुक्के ने आसमान को हिला दिया और आसपास के माहौल को हिला दिया। इसने एक ऐसा तूफान भी पैदा कर दिया जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम लग रहा था। कुछ ही समय में यह उस चेहरे के संपर्क में आ गया जो आगे की ओर बढ़ रहा था। जिस धमाके से आसमान हिल गया और चेहरा कांप उठा, उस पर कई दरारें दिखाई दी और वह सीधे ढह गया जैसे कि वह वार को झेलने में असमर्थ था। हालांकि जिस क्षण वह ढहा, वांग बाओले के हाव भाव बदल गए। वह पीछे हटना चाहता था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ढहता हुआ चेहरा अनगिनत छोटे छोटे चेहरों में बदल गया। पहले से कहीं अधिक तेज गति से दहाड़ते हुए वे वांग बाओले की बांह के साथ साथ चले और उसके शरीर में प्रवेश कर गए, उसके मेरिडियन के चारों ओर चक्कर लगाते हुए। बहुत अजीब, ऐसा महसूस करते हुए कि उसका शरीर आभा की किरणों से भरा हुआ है, वांग बाओले ने तुरंत सांस ली। प्रत्येक किरण 7 भावनाओं और 6 संवेदी सुखों में से एक का प्रतिनिधित्व करती थी। वे बेतरतीब ढंग से टकरा रहे थे, जैसे कि वे उसके शरीर को चीरकर अलग कर देना चाहते हों। मैं इस तरह कैसे लड़ सकता हूँ? यह उसका क्षेत्र है।
मैं अपनी कल्पना का कितना भी उपयोग करूं, वह हमेशा मुझसे अधिक शक्तिशाली रहेगा। इसके अलावा मैं कल्पना के मामले में किसी पागल आदमी से लड़ नहीं सकता। अगर मैं खुद को फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कल्पना भी करूं, तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। वान बाओले की आंखें फटने वाली थीं। वह अभी भी कल्पना की इस लड़ाई के अभ्यस्त नहीं हो पाया था। उस समय उसके शरीर पर दरारें दिखाई दे रही थीं। वह घबराहट में अपने भक्षण करने वाले बीज को दरार में समाहित होते हुए देखने ही वाला था कि अचानक उसे एक विचार आया। ये सही नहीं है। मैं अपनी कल्पना से उससे क्यों लड़ रहा हूँ? मुझे उससे धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के मामले में लड़ना चाहिए। आप धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए केवल कल्पना पर निर्भर नहीं रह सकते। ये प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से जटिल है। अगर उसे मूल बातें या इसके पीछे के सिद्धांत नहीं पता हैं, तो भले ही वह धार्मिक कलाकृतियों की कल्पना करे, वे केवल मृग तृष्णाएं ही होंगी। जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो, वान बाओले सहज रूप से अपने भक्षण बीज का सार्वजनिक रूप से उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। जहां तक मेरे शरीर के भीतर की आभाओं की बात है, मैं उन्हें परिष्कृत करने के लिए स्पिरिट क्यूई के रूप में लूंगा। वान बाओले की आंखों में एक क्रूर भाव था। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया, मानो वे स्पिरिट स्टोन को परिष्कृत कर रहे थे और आसपास की स्पिरिट क्यूई को अवशोषित कर रहे थे। उन्होंने तुरंत अपना दाहिना हाथ खोला, अपने शरीर के भीतर 7 भावनाओं और 6 संवेदी सुखों को व्यक्त करने वाली आभाओं को लक्षित किया। एक पल में वान बाओले का शरीर कांप उठा और गंजे युवक का विस्मयादिबोधक भ्रम की दुनिया में गूंज उठा। जैसे ही विस्मयादिबोधक गूंजा, वान बाओले के शरीर के भीतर की 7 भावनाएं और 6 संवेदी सुख वास्तव में निर्देशित होने के बाद उसके दाहिने हाथ की ओर उड़ गए और इकट्ठा होने लगे। पलक झपकते ही 7 भावनाओं और 6 संवेदी सुखों का उपयोग करके बनाया गया एक स्पिरिट स्टोन वान बाओले की दाहिनी हथेली में तेजी से दिखाई दिया। ये स्पिरिट स्टोन बहुत ही चमकदार था। इसकी चमक वान बाओले द्वारा परिष्कृत किए गए रेनबो स्पिरिट स्टोन से भी अधिक थी। जिस क्षण ये दिखाई दिया, उसमें से एक चमकदार चमक फूट पड़ी। इससे आसपास की धुंध स्पष्ट रूप से फैल गई, मानो वे बर्फ के टुकड़े हों जो गर्मी की लहर के संपर्क में आ रहे हों। ज्ञान ही शक्ति है, लिटिल बाल्डी। ये तुम्हारे द्वारा धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करना न जानने का परिणाम है। ये देखकर कि यह प्रभावी था, वान बाओले तुरंत आश्चर्यचकित हो गया। हंसते हुए उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग अपने हाथ में स्पिरिट स्टोन को सक्रिय करने के लिए किया, जिससे इसकी चमक एक बार फिर से फूट पड़ी। जैसे ही यह आसपास की ओर फैला, धुंध तुरंत लुढ़कने और फैलने के बाद पतली हो गई। वान बाओले उत्साहित था और उसने एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, उस धुंध से ढकी दुनिया में दरारें वास्तव में दिखाई देने लगीं, मानो वह एक दर्पण हो। ऐसा लग रहा था कि यह प्रभाव को झेलने में असमर्थ था और ढहने वाला था। उन दरारों के माध्यम से वान बाओले बाहर पहाड़ी सड़क के मिलन बिंदु पर युद्ध के मैदान को स्पष्ट रूप से देख सकता था। चाहे वह लू जिहाओ था जो एक तरफ भाग गया या आकाश में देखने का मंच, वे सभी उसकी दृष्टि के क्षेत्र में आ गए। उसके ठीक सामने 10 फीट की दूरी पर गंजा युवक और बैंगनी कवच वाला साधक था, जिनके चेहरे पर एक अलग भाव था। ये भ्रम का क्षेत्र बहुत दिलचस्प है। वान बाओले की आंखें चमक उठीं। 7 भावनाओं और 6 संवेदी सुखों से निर्मित आत्मा पत्थर की चमक एक बार फिर से फूट पड़ी। उसका शरीर भी आगे की ओर उछला। ऐसा लग रहा था कि वह चमक के साथ मिल रहा है। उसने इस दर्पण जैसी दुनिया को चकनाचूर करने का लक्ष्य बनाया जहां पहले से ही दरारें दिखाई दे रही थीं। उस समय पहाड़ की चोटी के मिलन बिंदु पर युद्ध के मैदान में बैंगनी कवच वाले साधक के चेहरे पर सदमे का भाव था। उसकी आंखों में वान बाओले वहीं रह गया जहां वह था और उसके शरीर को पानी की एक बड़ी बूंद ने घेर लिया था। इस पानी की बूंद ने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। दूर से देखने पर वह एम्बर जैसा लग रहा था, लेकिन करीब से देखने पर पानी की बूंद पर दरारें दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह वान बाओले की तीखी आभा का सामना नहीं कर पा रहा था और गिरने ही वाला था। ध्यानमग्न गंजे युवक की बात करें तो उसका चेहरा और भी खराब था। वान बाओले को घूरते हुए उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था और उसकी निगाहों में गहरा आक्रोश दिखाई दे रहा था। दरअसल जब उसने पहले वान बाओले से बात की थी, तो वह उसे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि भले ही उसने अपनी प्राकृतिक प्रतिभा से पानी की बूंद बनाई हो और अपने गुरु की सहायता से उसे अपने मायावी शस्त्र में बदल दिया हो, लेकिन उसमें योग्यता और ज्ञान की कमी थी। वह कीमिया, धार्मिक कलाकृतियों के शोधन और व्यूह रचना जैसे सभी क्षेत्रों में महारत हासिल नहीं कर सकता था। यही कारण था कि वह अभी तक मायावी शस्त्र को पूरी तरह से नियंत्रित करने में असमर्थ था। इसी कारण उसने वान बाओले को गुमराह किया, जिससे वह इस बिंदु को अनदेखा कर पूरी तरह से अपनी कल्पना पर निर्भर हो गया। इस तरह वह मायावी आयुध का उपयोग करके अजेयता की स्थिति स्थापित कर सकता था। लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वान बाओले को इतनी जल्दी यह एहसास हो जाएगा। इस समय अपने दिल में आक्रोश के साथ गंजे युवक की आंखें चमक उठीं। जैसे ही पानी की बूंद गिरने वाली थी, उसकी आंखों में दृढ़ता दिखाई दी। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उस पानी की बूंद की ओर इशारा किया जिसमें वान बाओले था।
मेरी मायावी आयुध दुनिया अविनाशी है। सील। जैसे ही उसके शब्द हवा में लहरदार हुए, उसने वान बाओले को घेरे हुए पानी की बूंद को ठीक कर दिया। उस पर दरारें स्पष्ट रूप से बंद हो रही थीं, जिससे पानी की बूंद अपनी मूल चमक वापस पा रही थी। बूंद के भीतर कई चेहरे दिखाई दिए। वे अब वान बाओले जैसे नहीं लग रहे थे, वे और भी भयानक लग रहे थे। पानी की बूंद के भ्रम के भीतर वान बाओले ने अपने सामने की बड़ी दरारों के माध्यम से बाहर जो कुछ भी हो रहा था उसे देखा। जैसे ही दरारें तेजी से बंद हो रही थीं, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और ठंडे स्वर में हंसा। इसका कोई फायदा नहीं है। वान बाओले की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने में केवल स्पिरिट स्टोन बनाना ही शामिल नहीं है, इसमें शिलालेख और स्पिरिट कनेल भी शामिल हैं। जैसे ही उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, उसके बगल में अनगिनत शिलालेख आसपास की ओर फैल गए, जैसे कि वे पहाड़ों को गिरा सकते हैं और समुद्र को हिला सकते हैं। अगर यह कहीं और होता तो ये सभी शिलालेख वान बाओले की यादों में होते और स्वाभाविक रूप से प्रकट नहीं हो पाते। हालांकि चूंकि यह धुंध की दुनिया कल्पना पर निर्भर थी, इसलिए अनगिनत शिलालेख उस समय वान बाओले की कल्पना के अनुसार प्रकट हुए। वहां बहुत सारे शिलालेख थे। न केवल उनकी संख्या 10 लाख के करीब थी, बल्कि वान बाओले ने अपने उस सूत्र का उपयोग करके और भी अधिक बना सकते थे जिसमें उन्होंने महारत हासिल की थी। अंदर उच्च स्तरीय शिलालेख भी थे। उन्होंने आकाश और पृथ्वी को ढांक लिया, लगभग पूरी धुंध की दुनिया पर कब्जा कर लिया। उन्होंने तूफान भी बनाए जो पूरे देश में फैल गए। जबकि उनकी आभा ने आकाश को हिला दिया, वे लगातार चेहरों से टकराते रहे, जिससे लगातार तेज धमाके हुए। मैंने अतीत में इस बारे में सोचा था, अगर मैं सभी शिलालेखों को एक ही स्पिरिट स्टोन पर इकट्ठा कर दूं तो क्या होगा। दुख की बात है कि यह व्यावहारिक था और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ चूंकि आपने कहा कि यह दुनिया अविनाशी है, तो आइए देखें कि क्या यह मेरे सपने का सामना कर सकती है। वान बाओले की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि कल्पना की यह दुनिया वास्तव में उसके लिए एक अनूठा अवसर थी। यहाँ वह अपने ज्ञान का उपयोग करके अपनी कल्पना में एक धार्मिक कलाकृति को परिष्कृत कर सकता था। इस धार्मिक कलाकृति के शोधन की प्रक्रिया के दौरान उसे शोधन सामग्री की आवश्यकता नहीं थी और इसमें विफलता की कोई संभावना नहीं थी। इसलिए वान बाओले के लिए इस प्रक्रिया का अनुभव बेहद कीमती था। इस विचार के साथ वान बाओले की आंखें तुरंत चमक उठीं और उसका शरीर वास्तव में पीछे की ओर चला गया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि इस दुनिया की दरारें तेजी से ठीक हो रही थीं। वह पहले ही जाने का इरादा खो चुका था। इसके बजाय उसकी आंखें जोश से भरी हुई थीं। हंसते हुए उसने अपना बायां हाथ उठाया और आसपास के शिलालेखों की ओर लहराया। 7 भावनाओं और 6 संवेदी सुखों का उपयोग करके बनाए गए स्पिरिट स्टोन पर उसने शिलालेखों को उकेरना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही 7 भावनाओं और 6 संवेदी सुखों के स्पिरिट स्टोन पर अनगिनत शिलालेख दिखाई दिए। ये शिलालेख घनी तरह से भरे हुए थे, जो पूरे स्पिरिट स्टोन को ढंक रहे थे। ये काफी नहीं है, मुझे अभी भी जारी रखना है। वान बाओले ने अपने बाल पकड़े, शिलालेखों को उकेरना जारी रखा। बहुत जल्दी स्पिरिट स्टोन पर शिलालेख परत दर परत ओवरलैप होने लगे। जैसे जैसे शिलालेख ओवरलैप होते गए, इस स्पिरिट स्टोन से धीरे धीरे एक भयानक आभा उत्पन्न हुई। एक पल में यह आभा भयावह स्तर तक बढ़ गई। आसपास का माहौल विकृत हो गया, धुंध छाने लगी और अंदर के चेहरे पीछे की ओर हटने लगे। उनके चेहरे पर डर के भाव थे, वे उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वान बाओले के पास एक भयावह उपस्थिति मौजूद थी। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है, धिक्कार है। इस स्पिरिट स्टोन को और बड़ा करो। वान बाओले की सांसें तेज हो गईं और वह भूल गया कि वह उस समय किसी के खिलाफ लड़ रहा था। उसकी आंखों में केवल शिलालेख दिखाई दिए और उसने अपने हाथ में स्पिरिट स्टोन फेंका, जिससे वह हवा में तैरने लगा। उसने अपने दाहिने हाथ से पकड़ लिया और आसपास के सभी चेहरों को पकड़ लिया जो पहले से ही डर के मारे पीछे हट चुके थे। तीखी उन्मादी चीखें सुनाई दीं। पहले के भयंकर चेहरे अब वान बाओले से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे भागने में असमर्थ थे। वान बाओले के सक्शन बल के तहत वे सभी उसकी ओर खींचे चले गए और स्पिरिट स्टोन में चले गए, जिससे ये लगातार फैल रहा था। उसी समय वान बाओले ने आसपास के शिलालेखों को नियंत्रित किया और फिर से शिलालेखों को इकट्ठा करने में लग गया। इस बिंदु पर स्पिरिट स्टोन से निकलने वाली आभा पहले ही भयावह स्तर पर पहुंच चुकी थी। वास्तव में दुनिया पहले ही हिलने लगी थी। बाहरी लोग इसे अनुभव नहीं कर सकते थे, लेकिन गंजे युवक की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। जैसे ही वह इस बात पर विचार कर रहा था कि इस लड़ाई को खत्म करना है या नहीं, वान बाओले ने अचानक धुंध की दुनिया में अपना सिर उठाया। ये स्पिरिट स्टोन बहुत छोटा है, ये बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। अगर मैं शिलालेखों को ओवरलैप कर भी दूं तो भी ये पर्याप्त नहीं है। उस पल वान बाओले की आंखों में दुष्टता दिखाई दी। अपने आसपास की ओर देखने के बाद उसकी आंखों में अचानक एक तेज चमक दिखाई दी और उसने अपना माथा पीट लिया। मैं मूर्ख हूं, मैंने स्पिरिट स्टोन पर शिलालेख उकेरने के बारे में क्यों सोचा।
मैं उन्हें इस दुनिया पर उकेर सकता हूँ। क्या धार्मिक आयुध के अनुयायी इस ब्रह्मांड में कुछ भी परिष्कृत नहीं कर सकते? मुझे इस दुनिया को परिष्कृत करने और इसे धार्मिक आयुध में परिष्कृत करने दो। इस विचार से वांग बाओले इतना उत्साहित हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा। अपना सिर पीछे फेंकते हुए और हंसते हुए उसने अपने दोनों हाथ हिलाए। तुरंत उस दुनिया के सभी शिलालेख फट गए। वे अब हवा में तैरते नहीं थे बल्कि दुनिया के साथ घुल मिल गए और उसने नक्काशी शुरू कर दी। ठीक उसी समय बाहर खड़ा गंजा युवक एकदम से अवाक रह गया। एक बुरी भावना तुरंत उसके भीतर लहरों की तरह उमड़ पड़ी, जिससे उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वांग बाओले, इसे बंद करो। मैं खेलना बंद कर चुका हूँ, लानत है। इसे बंद करो। जब गंजा युवक चिल्ला रहा था, वांग बाओले ने अपना सिर पीछे फेंका और पानी की बूंदों की दुनिया में हंसा। इस ब्रह्मांड में सभी शिलालेख बहुत रोशनी के साथ फूट पड़े। जैसे ही वांग बाओले ने अपने हाथ हिलाए, इस खालीपन और इस दुनिया पर छाप छोड़ी। एक नज़र में अनगिनत शिलालेख इस खाली दुनिया के आसमान में लटके हुए थे, इसे सजा रहे थे। हालांकि आकाश इन शिलालेखों से पूरी तरह ढका नहीं था, फिर भी वे रात के आसमान में सितारों की तरह काम कर रहे थे, जिन्हें नंगी आंखों से नहीं गिना जा सकता था। हाँ, ये सही है। यही एहसास है, वांग बाओले ने उत्साह से कहा। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। उस पल उसका मस्तिष्क शिलालेखों के सूत्रों से पूरी तरह भर गया था। ऐसा लग रहा था कि उसे पूरा ब्रह्मपूर्ण आयुध जगत उसका खिलौना बन गया था। छापना जारी रखो। छापना अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, वांग बाओले ने खुद से कहा। वह उत्साहित दिख रहा था और उत्तेजना के कारण कांप भी रहा था। वास्तव में इस तरह का अनुभव एक ऐसा अवसर था जो भाग्य से मिलता है और इसे जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। जब वह अपने हाथ हिला रहा था तो कुछ भी नहीं से और शिलालेख बन गए और उसके आसपास ही रह गए। उसकी इच्छा से सभी शिलालेख इधर उधर चले गए और फिर से ब्रह्मांड पर मुहर लगा दी। इसके तुरंत बाद जहां तक नजर जाती, ये ब्रह्मांड अनगिनत तारों से भरा हुआ था। वे सभी शिलालेख थे। इस समय बहुत सारे शिलालेख अंकित हो रहे थे और उनमें से प्रत्येक को वांग बाओले ने बनाया था और उसमें उसकी इच्छा शक्ति समाहित थी। इस कारण जब शिलालेख फैल गए और पानी की बूंद से बने इस मायावी आयुध संसार पर कब्जा कर लिया, तो वे वास्तव में इस संसार पर नियंत्रण के लिए गंजे युवक के साथ अमूर्त रूप से प्रतिस्पर्धा करने लगे। जब बाहरी दुनिया में मौजूद गंजे युवक ने यह देखा तो उसके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। उसने क्रॉस लेग करके बैठना बंद कर दिया, अचानक खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, वांग बाओले, तुम बेशर्म हो। ये डकैती है, अब रुको। गंजा युवक उत्तेजित हो गया था और उसके चेहरे के भाव बदलते रहे। उसकी शांति पूरी तरह से गायब हो गई थी और वह पहले से ही पागल हो चुका था। जब वह दहाड़ता है तो वह अपने जादुई हथियार को वापस लेने के लिए हाथ की मुहरों को जगाना शुरू कर देता है। अपने दिल में वह पहले से ही अपने मायावी हथियार की शक्ति का परीक्षण करने के लिए वांग बाओले को खोजने के लिए पछताता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वांग बाओले इतना निर्लज होगा और अपने मायावी हथियार को खुद के लिए परिष्कृत करना चाहेगा। अगर वांग बाओले अपने मायावी हथियार को सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लेता है तो यह उसके मायावी हथियार को छीनने के समान ही था। उसने कभी ऐसी बात के बारे में नहीं सोचा था। यह अकल्पनीय और हास्यास्पद था। इस समय उसके माथे की नसें उभर आईं और उसने अपने हाथों को तेजी से हिलाकर हाथ की मुहरों को जगाया। तुरंत हाथ की मुहरों ने वांग बाओले की पानी की बूंद को ढक दिया। पानी की बूंद तुरंत विकृत होने लगी और गायब हो गई। हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। भ्रामक हथियारों की दुनिया में वांग बाओले की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए, अपने सामने 7 भावनाओं और 6 संवेदी सुखों के स्पिरिट स्टोन को पकड़ा और उन्हें अचानक नीचे दबा दिया। उसके मुंह से एक दहाड़ निकली, इस दुनिया को स्पिरिट स्टोन के रूप में देखना। अनंत शिलालेख बनते हैं, उन्हें संघनित करके सर्वोच्च स्पिरिट कनेल। वे 3 वाक्य अनंत आयुध परिवर्तन की तकनीक में हुआ करते थे और उन्हें वांग बाओले ने अभी अभी बदला था। हालांकि जब उसने दहाड़ लगाई तो वह प्रभावशाली, असाधारण और धरती को हिला देने वाला था। जिस क्षण यह आकाश में गूंजा, दुनिया के सभी शिलालेख जो सितारों की तरह थे तुरंत और भी अधिक चमक बिखेरने लगे और पूरी दुनिया में फैल गए। जब वांग बाओले के हाथ नीचे की ओर दबे तो उसके हाथों में 7 भावनाओं और 6 संवेदी सुखों के स्पिरिट स्टोन ढह गए और फट गए। पत्थरों के अंदर अनगिनत शिलालेख तुरंत फट गए। उसी समय वांग बाओले के सिर में भी एक तूफान चल रहा था। धार्मिक शस्त्रों से परिचय के बाद से, धार्मिक शस्त्रों का अध्ययन शुरू करने के बाद से उन्होंने जितने भी शिलालेख सीखे थे वे सब उनके सूत्र से प्राप्त हुए थे। ये शिलालेख 7 भावनाओं और 6 संवेदी सुखों के आत्मा पत्थरों के अंदर के शिलालेखों के साथ मिलकर शिलालेखों का एक समुद्र बन गए। ये शिलालेख अंतहीन थे और वांग बाओले के आसपास ही थे। वे धरती को हिला देने वाले तूफान बन गए थे जो कालीन की तरह चारों ओर फैल गए। दूर से लोग शिलालेखों के समुद्र को उन्मत्त रूप से चारों ओर फैलते हुए देख सकते थे।
दुनिया की जमीन पलक झपकते ही पूरी तरह से ढक गई थी। यह अंत नहीं था। इतनी तेज गति से शिलालेख किनारे तक पहुंचते हुए प्रतीत हुए और वे वास्तव में ऊपर की ओर फैल गए। इस प्रक्रिया में चूंकि आकाश में सितारों की तरह पहले से ही शिलालेख थे, ऐसा लग रहा था कि सितारों का समुद्र और शिलालेखों का समुद्र एक दूसरे से आकर्षित और विलीन हो गए और शिलालेखों के समुद्र को शानदार बना दिया। शिलालेख और भी तेजी से और तुरंत फैल गए, दुनिया के पूरे आसमान को ढक लिया। एक नज़र में पूरी दुनिया, चाहे स्वर्ग हो या धरती, शिलालेखों से भर गई। बाहरी दुनिया के लोगों के लिए वान बावले को लपेटने वाली पानी की बूंद अब घनी बिंदीदार और शिलालेखों से भरी हुई लग रही थी। इस चौंकाने वाले दृश्य ने स्टैंड में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया। गंजा युवक पूरी तरह से पागल हो गया। उसने अपनी जीभ भी काट ली और मायावी हथियार को जबरन नियंत्रित करने और वापस लेने के लिए दहाड़ते हुए खून थूका। उसे अपने फैसले पर वाकई पछतावा हो रहा था। वान बावले, हालांकि उसने खून थूका, नियंत्रण वापस पाने की कोशिश की और व्यर्थ में दहाड़ता रहा। वास्तव में जब वान बावले को एहसास हुआ और उसने मायावी हथियार को परिष्कृत करना चाहा, तो वह सब पहले से ही अपरिवर्तनीय था। हालांकि गंजा युवक इसके लिए तैयार नहीं था और वह इसके परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पानी की बूंद उसकी कड़ी मेहनत का नतीजा थी। कीमती आत्मा, रक्त और अपने गुरु की मदद से इसे अंततः मायावी आयुध में परिष्कृत किया गया था। यह मेरा मायावी आयुध है, कोई भी इसे छीन नहीं सकता, गंजा युवक बोला। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर थी क्योंकि वह दहाड़ते हुए फिर से हाथ की मोहरों को याद करता था। वह किसी भी कीमत पर हथियार को फिर से वापस लेने के लिए दृढ़ था। लेकिन उसी समय वान बावले के शिलालेखों द्वारा कब्जा की गई दुनिया में वान बावले, जिसने 2 हाथों से जमीन को दबाया, धीरे से अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। वह महसूस कर सकता था कि पानी की बूंद की दुनिया अलग हो गई थी। पानी की बूंद की पिछली दुनिया के लिए वान बावले केवल एक अजनबी था जिसे उसमें घसीटा गया था, लेकिन अब वह महसूस कर सकता था कि वह पहले से ही इसका मालिक बन चुका है। ऐसा लग रहा था कि एक विचार दुनिया को बदल सकता है। इसके अलावा पानी की बूंद की इस दुनिया की संरचना और वातावरण में ऐसा विपरीत प्रभाव पड़ा और पूरी तरह से बदल गया। कोई कोहरा नहीं था और कोई चेहरा नहीं था। एक नज़र में स्वर्ग या पृथ्वी, सब कुछ शिलालेख थे। इन शिलालेखों के बीच कुछ बिजली चमकती हुई लग रही थी। अनियमित बिजली लगातार शिलालेखों के बीच घूम रही थी। कभी कभी बिजली के कई बोल्ट एक दूसरे से टकराकर या तो गायब हो जाते थे या मजबूत हो जाते थे। ये सब देखते हुए वान बावले की आंखों में प्रेरणा की एक झलक थी। ओह, ये सभी चीज़ों को एक धार्मिक आयुध में परिष्कृत करने की भावना है, वान बावले ने खुद से कहा। इस तरह का अनुभव उसके लिए बेहद जरूरी था। इस अनुभव ने वास्तव में उसके लिए धार्मिक आयुध के दरवाजे खोल दिए। सब कुछ आत्मा के पत्थरों के रूप में देखा जाता है। अनंत शिलालेख बनाए जाते हैं, उन्हें संघनित करके सर्वोच्च आत्मा कनेल। ये वाक्य वान बावले के दिमाग में फिर से उभरा। हालांकि उसे अचानक लगा कि इस बार उसे गहरी समझ मिली है। तो मैं वर्तमान में आत्मा कनेल के अंदर हूं जिसे मैंने परिष्कृत किया है। ओह, ये वास्तव में एक आत्मा कनेल का आंतरिक भाग कैसा दिखता है। वास्तव में शिलालेख न केवल बाहर बल्कि अंदर भी उकेरे जा सकते हैं। वान बावले की आंखों में समझ और प्रेरणा की एक और झलक थी। शिलालेख इन बिजली के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, जो बदले में इस अद्भुत शक्ति को मुक्त करता है। वान बावले ने एक गहरी सांस ली और एक मादक भाव प्रकट किया। ऐसा लग रहा था कि शिलालेखों की ये दुनिया उसके लिए दुनिया की सबसे अद्भुत चीज बन गई थी। काफी देर बाद उसने हल्की मुस्कान दी। तो ये बिजली के बोल्ट कैसे बनते हैं? शायद यह आत्मा पत्थरों का कार्य है, वान बावले ने उत्साह से भरी आंखों से सोचा। उसने ध्यान से चारों ओर देखा और अचानक महसूस किया कि शिलालेखों के आसपास के समुद्र में सुनहरे धागों का एक समूह चमक रहा था और हिल रहा था। वान बावले ने चमकती आंखों से कहा। सुनहरे धागों के इस समूह में अद्भुत आत्मा गति थी जो शानदार आत्मा क्यूई के संपीड़न से बनी थी। जब ये घूम रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इसका अपना दिमाग है और इसने लगातार शिलालेखों को नष्ट कर दिया था, जिसका उद्देश्य दुनिया को कोहरे की मूल दुनिया में वापस लाना था। हालांकि चूंकि वहां बहुत सारे शिलालेख थे जो एक दूसरे के पूरक भी थे, भले ही सुनहरे धागे शक्तिशाली थे, यह अपने आप सफल नहीं होगा। लेकिन अगर इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तो शायद समय बीतने के साथ यह ऐसा कर सकता है। क्या लिटिल बाल्दी ने यही किया? वान बावले ने मुस्कुराते हुए कहा। वह इस सुनहरे धागे से गंजे युवक की सांस महसूस कर सकता था। वह उठा और अपना दाहिना हाथ लहराया और दुनिया तुरंत हिलने लगी। जब सभी शिलालेख टिमटिमा रहे थे, बिजली ने पूरी दुनिया को बिजली के कुंड में बदल दिया था और गरज के साथ सब कुछ बहा ले गई थी। सुनहरे धागे व्यर्थ में बचने की कोशिश करते रहे और यह जल्दी ही बिजली के समुद्र में डूब गया। बिजली गायब होने के बाद सुनहरे धागे खून के रंग में बदल गए। इसके अंदर के गंजे युवक की सांस चली गई। मैं अब बाहर जा सकता हूँ।
वान बाओले ने कहा और जोर से हंसा। वह आगे झुका और बाहर निकल गया। उसी समय बाहरी दुनिया में गंजा युवक, जो भ्रमकारी आयुध को नियंत्रित करने और वापस लेने की पूरी कोशिश कर रहा था, अचानक कांप उठा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह लड़खड़ा गया और पीछे हट गया। उसकी आंखों में अकथनीय क्रोध था, वह दहाड़ने वाला था। लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी चिल्लाता, पहाड़ की चोटी पर अंतिम सभा स्थल के युद्ध के मैदान में पानी की बूंद, भ्रमकारी आयुध जिसने वान बाओले को घेर रखा था, ने एक शानदार रोशनी छोड़ी। रोशनी कई तीखी तलवारों की तरह थी। जब वह चारों ओर फैल रही थी तो वान बाओले पानी की बूंद से बाहर निकल आया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और पानी की बूंद की दुनिया पलक झपकते ही टिमटिमा उठी और एक छोटी सी पानी की बूंद में सिकुड़ गई। ये वान बाओले की हथेली के ऊपर तैरती रही और चमकती रही। यह पानी की जगह अमृत की बूंद की तरह लग रही थी। वान बाओले, अब मेरा मायावी हथियार लौटा दो। गंजा युवक ली वुचेन बेहद बुरे मूड में वान बाओले को घूर रहा था। तुम मुझे आदेश देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? यह मन का स्वादिष्ट लग रहा है। वान बाओले ने गंजे युवक की ओर देखा। उसने अपना हाथ उठाया और पानी की इस बूंद को सीधे अपने मुंह में फेंक दिया। उसने इसे निगल लिया, जबकि गंजा युवक उसे आश्चर्य से देख रहा था। वान बाओले ने मुस्कुराते हुए डकार ली। ये बहुत स्वादिष्ट था। गंजा युवक अवाक रह गया और वहीं जम गया। ऐसा लग रहा था कि वह जो कुछ भी देख रहा था उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उसकी आंखें खालीपन से भरी हुई थीं। वह मदहोशी में बुदबुदाया, उसने मेरा मायावी हथियार खा लिया। हाँ, बेशक मैंने इसे खा लिया। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, वान बाओले ने युवक की बात सुनकर कहा। उसने अपना मुंह खोला और गंजे युवक को दिखाया कि उसने वाकई इसे खा लिया है। यहाँ तक कि लू जिहाओ, जो लगातार लड़ाई पर ध्यान दे रहा था, ये देखकर अजीब लग रहा था। उसने गंजे युवक को देखा और फिर वान बाओले को। हालांकि उसे पहले वाला बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी वह वान बाओले को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। कमीने, ये बहुत घटिया हरकत है। वह कहाँ से आया है? धार्मिक हथियार मंडप से या पेटू मंडप से? क्या उसे इस वजह से मरने का डर नहीं है? लू जिहाओ बड़बड़ा रहा था। बैंगनी कवच वाला साधक भी अचंभित था और वान बाओले ने जो कुछ किया था उससे भयभीत था। गंजे युवक के लिए वह विस्मय से स्तब्ध था और यह सब स्वीकार नहीं कर सकता था। उसने वास्तव में वान बाओले के मुंह की ओर देखा और कांपने लगा। तुमने वास्तव में इसे खा लिया, गंजा युवक बड़बड़ाया और उसकी सांसें तेज होने लगीं। वह धीरे धीरे इस तथ्य को स्वीकार करने लगा और उसका मस्तिष्क इस समय गूंज रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके मस्तिष्क में लगातार हजारों बिजली के बोल्ट फट रहे थे। वे लगातार शक्तिशाली होते गए और अंत में अंतहीन गूंज पैदा हुई जिसने उसके दिमाग और आत्मा को झकझोर दिया, जिससे वह बेकाबू होकर कांपने लगा। जिसके बाद उसने अचानक अपना सिर उठाया और घनी रक्त की धारियों से भरी आंखों से दहाड़ना शुरू कर दिया। वान बाओले, उसने आकाश की ओर चिल्लाया और वह पूरी तरह से पागल हो गया। तेज सांसों, अभूतपूर्व पागलपन और बेतुकेपन की भावना के कारण उसकी रक्तवाहिकाएं फटने लगीं। क्रोध के कारण उसके मुंह से खून भी निकल आया। तुमने सच में इसे खा लिया, गंजा युवक चिल्लाया। वह वान बाओले को मारना चाहता था, लेकिन पीछे हटने के कारण उसकी आंखें धुंधली हो गईं और कुछ कदम चलने के बाद ही उसके कदम लड़खड़ा गए। उसे लगा कि उसके सामने पूरी दुनिया घूम रही है। सौभाग्य से उसके बगल में बैंगनी कवच वाला साधक तेजी से आगे बढ़ा और उसे पकड़ लिया ताकि वह नीचे न गिरे। हालांकि उसकी आंखें पहले ही खून की तरह लाल हो चुकी थीं और अगर आंखों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता तो वान बाओले को निश्चित रूप से चाकू भोंककर मार दिया जाता और उसके शरीर में छेद हो जाते। वान बाओले, इसे थूक दो। मेरा मायावी हथियार लौटा दो, यह मेरा है। मैंने इसे अपने आंसुओं और खून से परिष्कृत किया है, तुम इसे कैसे खा सकते हो? गंजा युवक चिल्लाया। उसने बैंगनी कवच वाले साधक की बाहें पकड़ लीं और मुश्किल से खुद को संभाला। वह रोने और चीखने से खुद को रोक नहीं सका। उसे अति प्रतिक्रिया करते देख वान बाओले सतर्कता के साथ सहज रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। उसने पलकें झपकाईं और हल्की खांसी की। उसे लगा कि वह गंजे युवक को धमका रहा है और उसे रुला भी रहा है। इसलिए उसने अपना हाथ हिलाया और एक गोल्डन बेल शील्ड बीड निकाला। उसने इसे युवक की ओर फेंका और फिर कहा, यह सिर्फ एक बूंद है। ये तुम्हारा मुआवजा है। तुम अभी भी मुझे अपमानित कर रहे हो। यह क्या है? मैंने इसे परिष्कृत करने के लिए स्पिरिट ब्लड का इस्तेमाल किया। स्पिरिट ब्लड, क्या तुम समझते हो? गंजा युवक पहले से भी ज्यादा जोर से दहाड़ा। उसने अपनी आस्तीन घुमाए और मन का दूर फेंक दिया। क्या तुम रैकेट चलाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? वान बाओले ने उसे घूर कर देखा। बोलने से ठीक पहले उसके चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए थे, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसने जो पानी की बूंद मिली थी वह अजीब तरह से बदलने लगी थी। वास्तव में वान बाओले ने पानी की बूंद को निगलने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि उसने इसे कुछ भी नहीं से परिष्कृत करके आत्मा का नील में बदल दिया था।
इसके अंदर उसकी सील भी थी, जिससे उसे स्वाभाविक रूप से लगा कि उसका शरीर इस चीज़ के साथ मिल सकता है, इसलिए उसने इसे निगल लिया था। पहले तो यह उसके पेट में था और बिल्कुल भी नहीं बदला। हालांकि इस समय पानी की बूंद से खून की एक धार निकल रही थी। खून की यह धार बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वान बाओले ने पानी की बूंद की दुनिया में देखी थी। जिस क्षण ये दिखाई दी, इसने आत्मा बल छोड़ना शुरू कर दिया और अचानक गति पकड़ ली। इसने पानी की बूंद को भी लपेट लिया और वान बाओले के शरीर से बाहर निकलने की कोशिश की। उसी समय क्रोधित गंजे युवक को यह एहसास हुआ और उसकी आंखें उत्साह से भर गईं। यह अभी भी वहां है, उसने कहा और तुरंत क्रॉस लेग करके बैठ गया। उसने हाथ की मुहरों को सक्रिय किया और अपनी भौहों की ओर इशारा किया। उसके शरीर के कांपने के साथ एक अज्ञात मंत्र का जाप किया गया, जिससे खून की धार तेजी से फैलने लगी। वान बाओले डर गया और उसे बाहर थूकना चाहता था, लेकिन उस पल वान बाओले के डेंटियन में भक्षण करने वाले बीज का भंवर अचानक घूम गया। एक अद्भुत चूषण बल उसके शरीर से बाहर रिसने लगा और तुरंत गायब हो गया। हालांकि यह केवल एक झटके में फट गया, लेकिन शक्तिशाली चूषण बल ने खून की धार को तुरंत वापस चूस लिया। खून की इस धार को ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ लिया हो। इसने व्यर्थ में प्रतिरोध किया और बलपूर्वक भक्षण करने वाले बीज में घसीटा गया, जैसे कि इसे भक्षण करने वाले बीज ने चूर्ण करके अवशोषित कर लिया हो। सब कुछ तुरंत हुआ। वान बाओले के भक्षण करने वाले बीज ने प्रतिक्रिया करने से पहले ही खून की धार को निगल लिया था। जहां तक पानी की बूंद की बात है, उसे इस तरह नज़रअंदाज किया गया था मानो भक्षण करने वाला बीज उसे तुच्छ समझता हो। वान बाओले अचंभित रह गया और उसका हाव भाव बदल गया। उसके भक्षण करने वाले बीज ने खून की बूंद को भक्षण करने के बाद ऐसा लगा कि उसने खून को पचा लिया है और उसके डेंटियन से स्पिरिट क्यूई की एक अद्भुत लहर फूट पड़ी। स्पिरिट क्यूई बेहद शक्तिशाली और सघन थी। यह उस क्षण तक वान बाओले द्वारा अवशोषित स्पिरिट क्यूई की कुल मात्रा से भी अधिक थी। भक्षण करने वाले बीज के फटने के बाद स्पिरिट क्यूई वान बाओले के शरीर में हिमस्खलन की तरह फटने लगी। बेहद सघन स्पिरिट क्यूई पागलपन की तरह वान बाओले के शरीर में फैल गई और जमा हो गई, मानो वह लगातार फुलाए जाने वाला गुब्बारा बन गया हो। जब वान बाओले ने अपने शरीर को देखा जो फटने वाला था, तो उसका चेहरा सूख गया और उसने एक दुखद चीख निकाली। क्या हो रहा है? ये बहुत अचानक है। वान बाओले ने अपनी सांस रोक ली और सहज रूप से आत्मा क्यूई को एक बार में अवशोषित करने के लिए क्लाउड इथेरियल आर्ट का उपयोग करना शुरू कर दिया। क्लाउड इथेरियल आर्ट के संचलन के साथ आत्मा क्यूई की जबरदस्त मात्रा उसके मेरिडियन में अवशोषित हो गई। उसके शरीर के चारों ओर घूमने के बाद उसका साधना स्तर भी आगे बढ़ने लगा। पलक झपकते ही वह सच्ची सांस के दायरे के पहले स्तर के मध्य में पहुंच गया था। लेकिन उसके पास सुखद आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था। वह ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों में अन्य मामलों की परवाह नहीं कर सकता था। उसने अपने कौशल को पागलपन से सक्रिय किया और जल्द ही वह सच्ची सांस के दायरे के पहले स्तर के शिखर पर पहुंच गया। वृद्धि की यह गति बेहद तेज थी, मानो उसने कोई पौराणिक अमर गोली खा ली हो। हालांकि वान बाओले फिर भी चिल्लाया, क्योंकि उसने पाया कि उसके शरीर में आत्मा क्यूई बहुत घनी थी और उसकी कल्पना से कहीं परे थी। भले ही उसने क्लाउड इथेरियल आर्ट को प्रसारित किया था और इसे अवशोषित करने के लिए अपने सही आत्मा मेरिडियन का उपयोग किया था, लेकिन इसने उसे विस्फोट से बचा लिया। जहां तक स्पिरिट क्यूई की बात है, जिसे थोड़े समय में अवशोषित नहीं किया जा सका, ये सब वान बाओले के अंगों, मांस और रक्त में अपने आप जमा हो गया और स्पिरिट फैट में बदल गया, भले ही उसने इसे रोकने की पूरी कोशिश की हो। स्पिरिट फैट लगातार गाढ़ा होता गया और वान बाओले का शरीर तेजी से फूलने लगा। पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर एक गेंद में बदल गया, जिसने सभी को चौंका दिया। मैं वान बाओले गुस्से में हकलाया। उसने अपने शरीर को देखने के लिए अपना सिर नीचे करने की कोशिश की, लेकिन खुद को ऐसा करने में असमर्थ पाया। इस जानी पहचानी भावना ने उसे और भी निराश होकर रोने पर मजबूर कर दिया। मैं फिर से मोटा कैसे हो गया? मैंने वजन कम करने की बहुत कोशिश की है। मेरा पतला शरीर, मेरा सुंदर चेहरा, नहीं। मोटा मत बनो, मेरी गलती थी। मुझे ज्यादा नहीं खाना चाहिए था। मैं फेडरेशन का अध्यक्ष नहीं बना हूं। मैं मोटापे से मरना नहीं चाहता। क्रोधित वान बाओले को इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उसका साधना स्तर पहले स्तर के शिखर को पार करके सच्ची सांस के क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया है। उसकी दुखद चीखें, जिसमें घृणा और पछतावा था, हर जगह फैल गई। उस समय ऊपरी अकादमी द्वीप पर हर शिष्य जिसने स्क्रीन के माध्यम से ये दृश्य देखा, उसका मन और दिल कांप उठा। हर कोई अवाक था और गहरी सांसें लेता रहा। उनमें से कई लोगों ने वान बाओले और गंजे युवक के बीच पूरी लड़ाई देखी थी। हालांकि वे वास्तव में समझ नहीं पाए थे, लेकिन अंत में वान बाओले की शक्तिशाली आकृति ने लंबे समय तक उनकी आंखों को आकर्षित किया था। हालांकि उसके बाद चीजें वास्तव में अप्रत्याशित हो गई थीं। वान बाओले के लिए पानी की बूंद को निगलना ठीक था। वे ये भी समझ सकते थे कि वह इतना मोटा हो गया था, लेकिन वे ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उसके सामने उसका साधना स्तर भी टूट गया था।
ये कॉम्बैट फैकल्टी पवेलियन की एक बड़ी प्रतियोगिता है। फिर भी वह आगे निकल गया है। ये कैसी किस्मत है, मैं भी आगे निकलना चाहता हूँ। अगर मैं आगे निकल सकता हूँ तो क्या हुआ अगर मैं मोटा बन गया। स्पिरिट ब्लड क्या है? जब ऊपरी अकादमी द्वीप में अखाड़े के आकाश मंच पर हंगामा हुआ और चर्चा की आवाज़ें फूट पड़ीं, तो सेना, संघ के अधिकारी और इथरियल दाव कॉलेज के उच्च अधिकारी सभी आंखें चौड़ी करके मीटबॉल वांग बाओले को घूर रहे थे। मुझे हमेशा लगता था कि यह वांग बाओले बहुत आक्रामक है। उसने इल्यूसरी आर्मामेंट को निगलने की हिम्मत की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि यह ली वुचेन ट्रू ब्रीथ लेवल पर इल्यूसरी आर्मामेंट का मालिक हो सकता है। स्पिरिट ब्लड का इस्तेमाल वास्तव में इसे परिष्कृत करने के लिए किया गया था। स्पिरिट ब्लड प्राचीन तलवार में दुर्लभ विदेशी जानवरों के खून से निकाला जाता है और यह बेहद कीमती है। ली जिंगुन जिस तरह से अपने शिष्य के साथ व्यवहार करता है वह बहुत ज़्यादा असाधारण है। जब सभी दंग रह गए तो जनरल जो और भी उत्सुक हो गया और मुस्कुराया जैसे कि वह वांग बाओले से पूरी तरह संतुष्ट था। जहां तक इथरियल दाव कॉलेज के उच्च वर्ग की बात है, इस समय सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग फुसफुसाने लगे, ग्रैंड सुप्रीम एल्डर वापस नहीं आया है न? उसका स्वभाव बहुत खराब है। जबकि इथरियल दाव कॉलेज के उच्च वर्ग के लोगों को सिरदर्द हो रहा था और लाल लबादे में अधेड़ उम्र के व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर जहां वे महसूस नहीं कर सकते थे और समझ नहीं सकते थे, वहां पानी की एक परत थी। पानी की सतह के ऊपर एक बुजुर्ग सफ़ेद बादलों और नीले आसमान के नीचे क्रॉस लेग बैठा था। ये बुजुर्ग भूरे बालों वाला था और ऋषि जैसा दिखता था। वही इथरियल दाव कॉलेज का ग्रैंड सुप्रीम एल्डर था, गंजे युवाओं का गुरु। इस समय उसने अपना सिर नीचे किया और गोलमटोल वांग बाओले को घूरा, जो पहाड़ों में सभास्थल पर था। थोड़ी देर बाद उसे वांग बाओले की चीखें सुनाई देने लगी और बुजुर्ग की अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित हो गई। वह खुद को रोक नहीं सका और हंसने लगा। यह मोटा, क्या इसे ज्यादा खाने से मरने का डर नहीं है? जब वह ये कह रहा था तो उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और नीचे की ओर इशारा किया। ग्रैंड सुप्रीम एल्डर ने इशारा किया तो एक नीली रोशनी, जो कोहरे से बनी हुई लग रही थी लेकिन साथ ही उसमें प्रकाश की विशेषताएं भी थीं, उसकी उंगली से निकली और उड़ गई। इसकी गति बहुत तेज थी और दुनिया भर में फैल गई। जब यह युद्ध के मैदान में पहुंचा तो ऊपरी अकादमी द्वीप पर सभी लोग, साथ ही बड़ी प्रतियोगिता में शामिल शिष्य, प्रकाश से अनजान थे। यहाँ तक कि स्टैंड में बैठे लोगों के लिए भी प्रकाश को महसूस करने वाले लोगों की संख्या केवल 2 थी। एक जनरल जो था, जो एक अद्भुत साधना स्तर के साथ सेना के उच्च पदों में से एक था। दूसरा इथरियल दाव कॉलेज का लाल वस्त्रधारी साधक था। इथरियल दाव कॉलेज में डिप्टी सेक्ट लॉर्ड्स में से एक के रूप में उसके पास गहन साधना थी। कॉम्बैट फैकल्टी पवेलियन के पूरे क्षेत्र में वे केवल 2 ही थे जो क्षणभंगुर नीली रोशनी के बारे में जानते थे। उनके लिए भी नीली रोशनी को मुश्किल से महसूस किया जा सकता था और उनके भाव तुरंत बदल गए। उन्होंने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और जमीन के ऊपर खालीपन को देखा और फिर वांग बाओले की ओर देखा। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह नीली रोशनी वांग बाओले की ओर निर्देशित थी। तुरंत नीली रोशनी आई और वांग बाओले के शरीर पर उतरी, बिना किसी और को पता चले। प्रकाश के उसके शरीर में समाहित होने के बाद वांग बाओले का शरीर अचानक कांप उठा। उसका भक्षण करने वाला बीज अपने आप बदल गया और 8 इंच की स्पिरिट रूट में बदल गया, मानो उसने खतरे को भांप लिया हो। यहाँ तक कि उसकी स्पिरिट मेरिडियन का एक हिस्सा भी छिप गया था। नीली रोशनी वांग बाओले के शरीर में समाहित होने के बाद यह उसके शरीर के चारों ओर घूमती रही और जांच करती रही। हालांकि कुछ भी नहीं मिला। इसने स्पिरिट क्यूई को नहीं हटाया जिसे वांग बाओले ने स्पिरिट ब्लड से अवशोषित किया था। इसके बजाय ये सीधे पानी की बूंद पर चली गई और बाद में उसके पास पहुंचने के बाद थोड़ा कंपन करने लगी। तुरंत वांग बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके पेट में तूफान उठने लगा। अपने मुंह से तेज आवाज निकालते हुए उसने वह भ्रामक हथियार थूक दिया जिसे उसने पहले निगल लिया था। पानी की बूंद सीधे गंजे युवक के पास गई और उसके शरीर में समा गई। गंजे युवक ने भी पानी की बूंद पर वांग बाओले की लार और बलगम की परवाह नहीं की और पानी की बूंद को सीधे अपने शरीर में समा जाने दिया। इसे वर्णन करने में समय लगा, लेकिन वास्तव में सिर्फ एक पल ही बीता था। तभी नीली रोशनी वांग बाओले के शरीर से निकलकर शून्य में गायब हो गई। क्या हुआ? वांग बाओले ने आंखें चौड़ी करके कहा। उसका शरीर अब एक बड़े मीटबॉल जैसा लग रहा था। वह अपने पेट को छूना चाहता था, लेकिन उसके हाथ इतने लंबे नहीं थे। वांग बाओले परेशान और गुस्से में था। ये देखने के बाद कि पानी की बूंद गंजे युवक ने वापस ले ली है, वह क्रोधित हो गया। ये डकैती है। मैंने इसे खा लिया था और फिर भी तुमने इसे वापस ले लिया। इस पर मेरी लार है। तुम बहुत घिनौने हो। गंजा युवक भी उलझन में था, लेकिन अचानक उसे कुछ सूझा। उसने वांग बाओले की दहाड़ की परवाह नहीं की और जांच करने के लिए तुरंत अपना मायावी हथियार निकाला। उसे देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
वांग बाओले, ये कैसी पाचन शक्ति है? इतने कम समय में मेरा मायावी हथियार इतना कमज़ोर कैसे हो गया? गंजा युवक भी परेशान था और गुस्से से वांग बाओले को घूरने के लिए अपना सिर उठाया। पानी की बूंद की जांच करने के बाद उसने पाया कि यह अब पहले की तरह चमकदार और दीप्तिमान नहीं थी। अब ये फीकी पड़ गई थी और इसमें कई उभार और गड्ढे भी थे, जैसे कि यह जंग खा गया हो। हालांकि उसने नियंत्रण वापस पाने के बाद पानी की बूंद के अंदर के सभी शिलालेखों को तुरंत हटा दिया था, लेकिन मायावी हथियार अभी भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त लग रहा था। जब वांग बाओले गंजे युवक को गुस्से से घूर रहा था तो उसने उसके हाथ में पानी की बूंद की दुखद स्थिति पर भी ध्यान दिया। वांग बाओले ने पलकें झपकाईं क्योंकि उसे लगा कि भले ही बूंद वापस ले ली गई थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से उसके द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी। इसके अलावा मेरे भक्षण करने वाले बीज ने भी इसे तुच्छ समझा। ये कितना कीमती हो सकता है? वांग बाओले हंसे और घमंडी हो गए। उसने आदतन अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे कर लिया, लेकिन पाया कि उसके हाथ अभी भी काफ़ी लंबे नहीं थे। वांग बाओले, मैं इसे याद रखूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरा नाम भी याद होगा। मैं ली वुचेन हूँ, गंजे युवक ने कहा। उसने एक गहरी सांस ली और मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया। वांग बाओले को घृणा से घूरने के बाद वह पीछे मुड़ा और चला गया। उसके बगल में खड़े बैंगनी कवच वाले साधक ने सब कुछ देखा था। भले ही वह गंजे युवक का पीछा करके चला गया था, फिर भी वह अपने दिल में विस्मय के साथ वांग बाओले को कुछ बार देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वांग बाओले ने उसे इस लड़ाई में पूरी तरह से चकित और प्रभावित कर दिया था। तुम लड़ाई के बाद अपना परिचय क्यों दे रहे हो? ये बहुत बेवकूफ़ी है, वांग बाओले ने बुदबुदाया और गंजे युवक की पीठ की ओर देखा। उसे लगा कि न केवल गंजे युवक का व्यवहार मूर्खतापूर्ण था, बल्कि उसका नाम भी मूर्खतापूर्ण था। उसे युवक को ये बताने की ज़रूरत थी कि एक अच्छा नाम क्या माना जाता है। मूर्ख ली, मेरा नाम भी याद रखना, मैं वांग बाओले हूँ। यह एहसास होने के बाद वांग बाओले चिल्लाया। गंजा युवक ली वुचेन वांग बाओले की बातें सुनकर लड़खड़ा गया और फिर से क्रोधित हो गया। उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करने में काफ़ी समय बिताया और बिना पीछे मुड़े तेजी से चला गया। ली वुचेन को जाते हुए देखते हुए वांग बाओले ने एक धुन गुनगुनाई। हालांकि जब उसने अपना सिर नीचे करके अपने पेट को देखा तो वह फिर से परेशान हो गया। उसका दुबला पतला शरीर और सुंदर चेहरा, वांग बाओले पागल होने वाला था। लू जिहाओ के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वह हंसने से बचने की कोशिश कर रहा था। उसने वांग बाओले के पास जाने की हिम्मत नहीं की और दूर से ही उसके अद्भुत शरीर को देख सकता था। वह वांग बाओले का मजाक उड़ाना चाहता था, लेकिन सहज रूप से महसूस करता था कि उसे वांग बाओले को नाराज नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसे बेटा कहा जाएगा। इस प्रकार उसने धीरे से कहा, वरिष्ठ भाई वांग, हमें आगे क्या करना चाहिए? हालांकि उसने वांग बाओले को विनम्र लहजे में वरिष्ठ भाई कहा, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने अपने सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। उसे नहीं लगा कि वह समझौता कर रहा है। इसके बजाय उसे लगा कि वह अपने सहपाठी की देखभाल कर रहा है। मुझे कैसे पता चलेगा? वांग बाओले ने दुखी होकर कहा। भले ही शिखर की ओर जाने वाला रास्ता खुल गया था, लेकिन उसका शरीर देखने के बाद उसे ऊपर जाने का मन नहीं हुआ। इसलिए वह पीछे मुड़ा और जाना चाहता था। वह लू जिहाओ से उसके धार्मिक आर्टिफैक्ट कवच के लिए पूछना भी भूल गया। तो अब मैं चला जाऊंगा, वरिष्ठ भाई वांग। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लू जिहाओ ने तुरंत कहा। ये कहने के बाद वह तुरंत रास्ते की ओर भागा और शिखर की ओर बढ़ा, मानो वह वांग बाओले द्वारा कवच और फ्लाइंग फ्रॉस्ट तलवारों के लिए पूछे जाने से बहुत डर रहा था जो उसे पहले दिए गए थे। जैसे ही लू जिहाओ शिखर की ओर बढ़ा, वांग बाओले बुरे मूड में पहाड़ से नीचे चला गया। लेकिन उसका फिगर बहुत खास था और दूर से एक विशाल मीट बॉल जैसा दिख रहा था। नीचे की ओर लुढ़कते हुए वह तुरंत तलहटी में पहुंच गया। शुक्र है, जब वह तलहटी में पहुंचा तो उसके कुछ कहने से पहले ही उसके सामने एक टेलीपोर्टेशन सरणी दिखाई दी। परेशान मनोदशा के साथ वह सरणी में चला गया और तुरंत गायब हो गया। जब वह फिर से दिखाई दिया तो वह पहले से ही ऊपरी अकादमी द्वीप के चौक पर वापस आ गया था। जब वह बाहर निकला तो अपर अकेडमी द्वीप के विभिन्न मंडपों से दर्शकों की जय जयकार गूंज उठी। वांग बाओले वापस आ गया है। अगर वांग बाओले मोटा नहीं होता तो अच्छे मूड में वह निश्चित रूप से दर्शकों के साथ बातचीत करता और उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता। साथ ही वह अपनी धार्मिक कलाकृतियां भी बेच सकता था। लेकिन अब वह वास्तव में मूड में नहीं था। खासकर जब उसे अपने पिता द्वारा दिखाए गए वंश वृक्ष की याद आई, उसे लगा कि वे मोटे पूर्वज जो मूल रूप से चले गए थे उसे देखकर हाथ हिला रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? मैं केवल कुछ मदद करने गया था, मैं केवल अपने धार्मिक आयुधों का विज्ञापन करना चाहता था, वांग बाओले ने उदास चेहरे के साथ चिल्लाया। उसने अपना क्रूजर निकाला और दर्शकों को पीछे छोड़ते हुए सीधे धार्मिक आयुध मंडप में अपने गुफा निवास की ओर उड़ गया। ये देखकर दर्शकों के चेहरे के भाव अलग अलग हो गए।
वे सभी समझदार थे और उन्होंने वांग बाओले को परेशान नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से विस्फोट करने वाला था। चूंकि वांग बाओले का क्रूज़र उसके शरीर के हिसाब से बनाया गया था, इसलिए उसे ऊंचाई बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा। वांग बाओले अभी भी परेशान था, इसलिए वह पूरे रास्ते हिलता रहा और धार्मिक आर्मामेंट पवेलियन में अपने गुफा निवास में वापस आ गया। गुफा निवास पर पहुंचने के बाद वांग बाओले फिर से क्रोधित और पागल हो गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके लिए गुफा निवास के दरवाजे में फिट होना बहुत मुश्किल था। बहुत कोशिश करने के बाद वह आखिरकार गुफा निवास में पहुंच गया। जब वह अपने गुफा निवास में वापस लौटा तो वांग बाओले कैटेटेल हैसॉक पर बैठ गया, जो उसके नितंब से बहुत छोटा था। उसने अपने गुफा निवास के चारों ओर देखा और रोया। उसने चेन यूटोंग द्वारा दिया गया धार्मिक आर्टिफैक्ट निकाला और उसे अपने सिर पर रख लिया। अपनी आंखों में शातिर चमक के साथ उसने तुरंत इसे चालू कर दिया। मैंने 10 साल से कुछ नहीं खाया है, वांग बाओले ने कहा, और जो होने वाला था उसके लिए तैयार हो गया। अफसोस, थोड़ी देर बाद उसने पाया कि कुछ भी नहीं हुआ था और वह स्तब्ध रह गया। उसने धार्मिक आर्टिफैक्ट लिया और ध्यान से जांच की। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई समस्या नहीं है, उसने इसे फिर से पहन लिया। मैं पहले ही 1,00,000 कदम दौड़ चुका हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद तुरंत धार्मिक आर्टिफैक्ट से बीप की आवाज़ आने लगी। उत्साह के साथ वांग बाओले ने दर्द को सहने के लिए खुद को तैयार किया। हालांकि वह फिर से अचंभित था। बीप की आवाज़ के बाद धार्मिक आर्टिफैक्ट, जो वजन कम करने में बहुत उपयोगी हुआ करता था, अभी भी वैसा ही था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग को सालों तक न खाने या लाखों कदम चलने की आदत हो चुकी थी। ऐसा नहीं हो सकता, वांग बाओले को चिंता होने लगी। मैं 10 साल से लावा चैम्बर में रह रहा हूँ। मुझे 100 बार चाकू मारा गया और मैं बच गया। मुझे ठीक होने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत है। मुझे बिजली गिरी, सारी स्पिरिट फैट पिघल गई। वांग बाओले ने कई निर्देश दिए। चूंकि धार्मिक आर्टिफैक्ट अभी भी अपरिवर्तित था, इसलिए उसकी सांसें तेज होने लगीं और वह पूरी तरह से पागल हो गया। वह तरह तरह के विचार सोचने लगा। अंत में जब उसने अपने गोल पेट पर नजर डाली तो उसके दिमाग में अचानक एक रोशनी चमक उठी। मैं गर्भवती हूँ। मुझे पोषक तत्व प्रदान करने के लिए स्पिरिट फैट को पिघलाने की ज़रूरत है। उसके शब्दों के बाद धार्मिक आर्टिफैक्ट अचानक हिल गया। जाहिर है, वांग बाओले के शब्दों ने इसे ट्रिगर किया था और यह काम करना शुरू कर दिया। वांग बाओले बहुत खुश हुआ और तुरंत फिर से दहाड़ा, मेरे कई जन्म हैं। 100, रुको नहीं, 1000। धार्मिक कलाकृति से धमाके जैसी आवाज़ आ रही थी, मानो वह फटने वाली हो। यह अभूतपूर्व गति से काम करने लगी। इससे पहले कि वांग बाओले खुश हो पाते, उन्हें लगा कि उनका दिमाग घूम रहा है और वे तुरंत बेहोश हो गए। जबकि धार्मिक कलाकृति धार्मिक आयुध मंडप गुफा निवास में चक्करदार गति से घूम रही थी, वांग बाओले ने मस्तिष्क को जो आदेश प्रेषित किया था वह धार्मिक कलाकृति द्वारा पूरी तरह से सक्रिय हो गया। एक क्षणिक विस्फोट के परिणामस्वरूप वांग बाओले के अचेतन शरीर के भीतर आत्मा की चर्बी स्पष्ट रूप से विघटित हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। हालांकि ये प्रक्रिया सामान्य स्लिमिंग दरों की तुलना में अवर्णनीय रूप से तेज थी। वांग बाओले का शरीर भी अवचेतन रूप से कांप रहा था। अगर दूसरों ने देखा होता तो ये परेशान करने वाला होता। वे वसायुक्त की कठोरता और पतला होने के साहस से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते। उसी समय वांग बाओले की बेहोशी की हालत में एक निषिद्ध क्षेत्र था जो उन लोगों के लिए प्रतिबंधित था जिन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। यह ऊपरी अकादमी द्वीप पर स्थित दाओ ज्ञानोदय मंडप की पर्वत चोटी पर पाया गया था। दूर से देखने पर चोटी पर एक गड्ढा था जो झील जैसा दिखता था। झील के किनारे एक लकड़ी का घर था। उस समय ग्रैंड सुप्रीम एल्डर, जिसने वांग बाओले की ओर इशारा किया था, वहां बैठा था, पानी की सतह को देख रहा था। उसकी निगाह में कॉम्बैट पवेलियन के भीतर की महान प्रतियोगिता पानी की सतह के नीचे स्पष्ट रूप से दिखाई दी, ठीक वैसी ही जैसी वांग बाओले ने भाग लिया था। वास्तव में यह एक महान प्रतियोगिता की तरह था जो पानी के नीचे आयोजित की गई थी। उसके अवलोकन में लिवुचेन नामक गंजा युवक दूर से बदसूरत चेहरे के साथ तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही वह पहुंचा, उसने खुद को ठंडा करने के लिए एक गहरी सांस ली। बुजुर्ग के पास जाकर उसने चुपचाप एक बार उन्हें सलाम किया। मास्टर, आपको कैसा लग रहा है? उसके मालिक ने झील की सतह पर अपनी आंखें गड़ाए बिना पूछा, बिना पीछे देखे। इस समय कॉम्बैट पवेलियन के भीतर बड़ी प्रतियोगिता पहले ही तय कर चुकी थी कि प्रत्येक पर्वत शिखर से कौन सबसे मजबूत है। प्रतियोगिता का दूसरा दौर शुरू हो रहा था। अपने मालिक की बातें सुनकर लिवुचेन, जो पहले से ही मुश्किल से अपना आपा खो रहा था, लगातार कुछ गहरी सांस लेने के बाद भी अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने दांत भींच लिए। वह वांग बाओले बहुत बेशर्म था। मैं तो बस उसका परीक्षण करने गया था, फिर भी वह मेरे मायावी शस्त्र संसार को निगल गया और उसका आधा हिस्सा भी पचा गया। गुरु, मुझे लगता है कि वह मूल रूप से एक जानवर था। लिवुचेन को इस समय और भी गुस्सा आया। अपने शिष्य की बातें सुनकर बड़े का भाव कुछ बदल गया।
पहले जो हुआ था उसे याद करते हुए वह बेकाबू होकर हंसा और पीछे मुड़कर ली वुचेन को देखने लगा, जो अभी भी नाराज था। वुचेन, क्यों न वान बाओले को अपना छोटा भाई बना लिया जाए? बड़े ने विचार करते हुए अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। क्या? ली वुचेन को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि उसका अपना गुरु ऐसा कुछ कहेगा। उसका दिमाग घूम गया। अगर वान बाओले उसका छोटा भाई बन गया तो उसके दिमाग में ये बहुत भयानक होगा। ली वुचेन चिंतित हो गया। हालांकि ऐसी स्थिति में अपने गुरु को मनाना असंभव होगा। वह केवल आक्रोश में बोल सकता है, गुरु, ऐसा निर्णय लेते समय आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। मुझे डर है कि भविष्य में आपको इसका पछतावा हो सकता है। बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान दी और चुपचाप झील की सतह को देखने के लिए मुड़ गया। हालांकि उसकी आंखों में और भी तेज चमक थी। उसके होठों के कोने पर मुस्कान बहुत देर तक फीकी नहीं पड़ी। ये देखकर कि उसके गुरु ने अपना निर्णय ले लिया है, उदास ली वुचेन अपने आप को अपने ही मायावी हथियार की दुनिया की पानी की बूंदों को देखने से रोक नहीं सका। खासकर जब उसे अचानक याद आया कि यह वान बाओले के मुंह से निकला था, तो उसका गुस्सा बेकाबू हो गया, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई और उसने तेजी से सांस ली। जैसे जैसे समय बीतता गया, कॉम्बैट पवेलियन की प्रतियोगिता आखिरकार 3 दिनों के बाद समाप्त हो गई। भले ही लू जिहाओ ने मजबूती से जीत हासिल की, लेकिन वह अंतिम मैच में ट्रू ब्रीथ दायरे के पहले स्तर के चैंपियन के रूप में नहीं आया। कम से कम वह ट्रू ब्रीथ दायरे के पहले स्तर के शीर्ष 10 में शामिल होने में कामयाब रहा। इस बार चैंपियन झुओ युफान था। तीसरे स्थान पर चेन ज़िहेंग था। दूसरे स्थान पर वू हुई नामक एक महिला शिष्य थी। वह कम जानी जाती थी। हालांकि जिस सहायक को उसने आमंत्रित किया था वह वास्तव में झाओ यामिंग था। उसकी मदद से वू हुई पहाड़ की चोटी तक जाने में सक्षम थी। इसके अलावा झाओ यामिंग द्वारा दिए गए सरणी गठन से उसे बढ़ावा मिला, जिससे वह बड़ी प्रतियोगिता का डार्क हॉर्स बन गई। इस समय कॉम्बैट पवेलियन की प्रतियोगिता आखिरकार समाप्त हो गई। जैसे ही सेना और संघ के अधिकारी जा रहे थे, कॉम्बैट पवेलियन के पहले से 5वें स्तर के शीर्ष 10 योद्धा तुरंत ऊपरी अकादमी द्वीप पर प्रसिद्ध हो गए, जिसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। पिछले वर्षों में प्रतियोगिता के बाद अन्य मंडपों के सहायक साथियों का उल्लेख किया जा सकता था, लेकिन उन्हें प्रतियोगिता के विजेताओं जितना ध्यान नहीं मिला होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि प्रतियोगिता आखिरकार कॉम्बैट पवेलियन की थी। हालांकि इस बार यह अलग था। ये वान बाओले के प्रकट होने के कारण था। चाहे वह धार्मिक कलाकृतियों के बारे में विज्ञापन हो जिसमें आतिशबाजी दिखाई गई हो, ली वुचेन के साथ युद्ध के दौरान उसका गुस्सा, या पानी की बूंदों को निगलकर एक बहुत बड़ा मोटा आदमी बनने की उसकी सफलता, उनमें से प्रत्येक कार्य दिनों तक चर्चा के लिए पर्याप्त था। इस तरह उसका नाम कई बार उल्लेख किया गया था। वास्तव में धीरे धीरे उसका उल्लेख कॉम्बैट पवेलियन में पसंदीदा लोगों की तुलना में अधिक बार किया जाने लगा और वह अधिक प्रसिद्ध हो गया। यहाँ तक कि प्रतियोगिता के विजेता भी वान बाओले के करतब के बारे में सुनकर अवाक रह गए। हालांकि उस समय वान बाओले अभी भी अपनी गुफा में गुमनामी की स्थिति में बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। उसका शरीर कभी कभी हिलता डुलता था। साथ ही उसका शरीर स्पष्ट रूप से पतला होता जा रहा था। अब वह उतना मोटा नहीं था जितना कि जब वह वापस लौटा था, धीरे धीरे अपने मूल आकार में वापस आ रहा था। केवल 2 दिन बाद शाम को वान बाओले का शरीर, जो अभी भी वहीं पड़ा हुआ था, जीवन में आया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, खोया हुआ लग रहा था। वान बाओले को पूरी तरह होश आने के बाद वह अचानक उठ बैठा, भारी सांस ली और अपने शरीर की जांच करने के लिए नीचे देखा। ये देखते हुए कि उसका पेट बहुत छोटा हो गया था और उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था, वान बाओले इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत खुद को देखने के लिए एक दर्पण लिया। आईने में उस परिचित चेहरे को देखकर वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। सफलता, वजन कम करने जैसी चीजें मेरे लिए बहुत आसान हैं। वान बाओले बेतहाशा हंसते हुए खड़े हो गए और लगातार आईने के सामने घूमते रहे और अधिक उत्साहित होते गए। मैं अभी भी इतना दुबला और सुंदर हूँ। खुद से खुश और उत्साहित होते हुए वान बाओले अपने हाथ को ऊपर उठाने और अपने पेट पर थपकी देने से खुद को रोक नहीं सका। जैसे ही वह भावनात्मक रूप से आहें भरने वाला था, थपकी ने उसे चौंका दिया और उसे संदेह से नीचे देखने के लिए प्रेरित किया। ऐसा क्यों है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी चीज को मारा है? वान बाओले ने सावधानी से छुआ, जबकि उसके चेहरे का भाव अचानक सबसे खराब हो गया। ये गोल चीज क्या है? वान बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी सांस तुरंत रुक गई। उसे तुरंत वह आदेश याद आ गया जो उसने बेहोश होने से पहले अपने मस्तिष्क को प्रेषित किया था। यह नहीं हो सकता। वान बाओले का सिर घूम गया और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने जल्दी से एक नज़र डाली और फिर राहत की सांस ली। हालांकि वह अभी भी काफी देर तक स्तब्ध था। इस समय उसके शरीर में एक प्रभावशाली मुट्ठी के आकार का क्रिस्टल था जो भक्षण करने वाले बीज के ऊपर पाया गया था, जिसने उसके दांतियन पर कब्जा कर लिया था। यह एक स्पिरिट स्टोन जैसा लग रहा था, लेकिन इसका रंग खून जैसा लाल था। ऐसा लग रहा था कि इसमें अद्भुत स्पिरिट क्यों समाहित है। इसे थोड़ा सा महसूस करने पर वान बाओले ने तुरंत एक गहरी सांस ली।
अपनी खुद की प्रवृत्ति के आधार पर यह क्रिस्टल एक बम की तरह लग रहा था। एक बार फटने पर उत्सर्जित स्पिरिट क्यू की भारी मात्रा निश्चित रूप से उसके शरीर को तुरंत विस्फोट कर देगी। यह क्या है? क्या ये किडनी स्टोन हो सकता है? अत्यधिक केंद्रित स्पिरिट क्यू से बना किडनी स्टोन। वान बाओले काफी घबरा गया था। इसे करीब से देखने के बाद वह हैरान रह गया। हालांकि उसके शरीर में लगभग 90% स्पिरिट फैट गायब हो गया था और उसका साधना स्तर थोड़ा बढ़ गया था, लेकिन उसे इसका ज्यादा एहसास नहीं हुआ। होश खोने से पहले उसने जो आदेश प्रसारित किया था उसकी यादों के साथ मिलकर इस क्रिस्टल की उत्पत्ति पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। सिर्फ इसलिए कि मैंने अपने दिमाग को धोखा दिया कि मैं गर्भवती हूँ, स्पिरिट फैट घुल गई और स्पिरिट क्यू निकल गई। फिर स्पिरिट क्यू जम गई और इस चीज का निर्माण हुआ, वान बाओले ने मुग्ध होकर कहा और बहुत देर तक कड़वाहट से मुस्कुराया। यह अच्छा था कि उसे एहसास हो गया था कि स्पिरिट क्यू के मेरिडियन अब अतीत में स्पिरिट धागे नहीं थे। इसके बजाय ऐसा लग रहा था कि अनगिनत धागे एक साथ मिलकर एक छोटी सी धारा बना रहे थे जो उसके अपने मेरिडियन के साथ बह रही थी, जिससे उसका अपना शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। सच्ची सांस के क्षेत्र का दूसरा स्तर। अपने स्वयं के परिवर्तन के बाद साधना के स्तर को महसूस करते हुए वान बाओले काफी बेहतर महसूस कर रहे थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि पत्थर एक नज़र में बहुत शक्तिशाली था। अगर वह इसे धीरे धीरे अवशोषित करता तो ये गोलियों के बराबर होता, जिससे उसकी साधना और शोधन में तेजी आती। वान बाओले इस विचार से उत्साहित थे और उन्होंने तुरंत प्रयास किया। उन्होंने महसूस किया कि जैसे जैसे उनकी साधना सक्रिय हुई और स्पिरिट स्ट्रीम उनके मेरिडियन के साथ बह रही थी, लाल पत्थर ने वास्तव में कुछ स्पिरिट ऊर्जा जारी की। स्पिरिट स्ट्रीम के बड़े नेटवर्क द्वारा अवशोषित होने के बाद वान बाओले तुरंत उत्तेजित हो गए। ये भाग्य है, वान बाओले खुशी से हंस पड़े, यह महसूस करते हुए कि वह वास्तव में सच्ची सांस के क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। उसकी जलती हुई उत्तेजना ने उसे क्लाउड इथेरियल तकनीक में दर्ज मंत्रों के अनुसार अपनी हथेलियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने शरीर में आत्मा क्यूई को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। एक मुट्ठी के आकार का आग का गोला तुरंत धमाके के साथ प्रकट हुआ। वास्तव में मुझे अब तावीज़ों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वान बाओले की आंखें चमक उठीं और उसने एक लहर के साथ आग के गोले को बुझा दिया। उसने फिर से कोशिश की और छोटी हवा की धारें जल्दी से दिखाई दीं। इसने वान बाओले को उत्साहित किया, जिससे उसे बार बार कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उसके मेरिडियन में स्पिरिट क्यूई बहुत जल्दी खत्म हो गई, जिससे उसके लिए खर्च को झेलना मुश्किल हो गया। जो हुआ उसे देखते हुए वान बाओले ने तुरंत कोशिश करना बंद कर दिया। थोड़ी देर ध्यान करने के बाद उसने महसूस किया कि उसके मेरिडियन में स्पिरिट क्यूई सामान्य हो गई थी और उसने अपनी आंखें खोलीं, जो उत्साह के भाव को रोक नहीं पाए। लगभग 30 बार इसका उपयोग करने के बाद स्पिरिट क्यूई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसे ठीक होने के लिए 5 मिनट के ध्यान की आवश्यकता होती है। वान बाओले उत्साहित और प्रसन्न थे क्योंकि स्पिरिट इंट्रानेट पर किसी और द्वारा देखे गए परिचय के आधार पर उन्हें पता था कि ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के दूसरे स्तर पर अन्य लोग अधिकतम 10 बार मंत्र जारी कर सकते हैं। कोई भी 20 बार से अधिक नहीं था। हालांकि वह 30 बार तक पहुंच गया था और उसका पुनर्प्राप्ति समय बहुत कम था। इसका मतलब था कि वह बहुत शक्तिशाली था। स्पिरिट रूट्स के साथ कई परिवर्तन करने की मेरी क्षमता शक्तिशाली है। वान बाओले प्रसन्न थे। इस समय उनकी स्पिरिट क्यूई पूरी तरह से भर गई थी। फिर उन्होंने क्लाउड इथेरियल तकनीक के दूसरे स्तर में क्लाउड फिंगर को याद किया। ये क्लाउड फिंगर क्लाउड इथेरियल तकनीक का एक निर्दिष्ट मंत्र था। साथ ही ये वास्तव में इथेरियल दाओ कॉलेज के शिष्यों का विशेष मंत्र था। इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से साधारण नहीं थी। हालांकि इस मंत्र का उपयोग ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के पहले स्तर पर साधकों द्वारा नहीं किया जा सकता था। केवल दूसरे स्तर पर ही इस मंत्र का उपयोग किया जा सकता था। ये सोचते ही वान बाओले का दिल खुश हो गया। गहरी सांस लेने के बाद उसने क्लाउड इथेरियल तकनीक के लिए ज़ैड स्लिप निकाली और उसका अध्ययन किया। फिर उसने अपनी नज़र उस पर टिकाई, धीरे धीरे अपना दाहिना हाथ उठाया और क्लाउड इथेरियल तकनीक में निर्दिष्ट विधि के अनुसार अपने शरीर में स्पिरिट क्यूई के प्रवाह को नियंत्रित किया। धीरे धीरे वान बाओले की दाहिनी तर्जनी की नोक से बाहर निकलते हुए धुंध का एक धागा बन गया। ये ग्रे रंग की धुंध, हालांकि साधारण प्रतीत होती है, फैलने या गायब होने का कोई संकेत नहीं दिखाती थी। इसके बजाय ये वान बाओले की तर्जनी पर केंद्रित हो गई और उसे एक छोटे ग्रे सांप की तरह घेर लिया। क्लाउड फिंगर शून्य में विलीन हो सकती है और बिना किसी निशान के गायब हो सकती है। साथ ही यह बादलों की तरह फैल सकती है, बाहरी दुश्मनों को बाधित कर सकती है और यहाँ तक कि गोली से उड़ा भी जा सकती है। साधना के स्तर के आधार पर यह मारक क्षमता के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित कर सकती है। वान बाओले ने बड़बड़ाया। यह ज़ैड स्लिप पर क्लाउड फिंगर का परिचय था। अपनी उंगली पर धुंध के धागे को देखकर वह ये नहीं समझ पा रहा था कि यह कितना शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे एक बार हिलाया।
अचानक उसकी उंगली को घेरे हुए धुंध का धागा वास्तव में एक छोटे सांप की तरह लग रहा था। आध्यात्मिक हलचल की भावना को महसूस करते हुए यह एक पल में बाहर निकल गया और गायब हो गया, जिससे उसका रास्ता देखना मुश्किल हो गया। एक पल में यह एक दीवार के चेहरे को छू गया। कोई जोरदार धमाका नहीं हुआ, बस एक धमाका हुआ, लेकिन वान बाओले की आंखें चौड़ी हो गईं और वह भारी सांस लेते हुए कुछ कदम आगे बढ़ा। उसने एक छोटा सा छेद देखा जहां धुंध के धागे ने दीवार को छुआ था। हालांकि छोटा छेद बगल की गुफा के निवास तक चट्टान की दीवार में नहीं घुसा था, लेकिन छेद बहुत गहरा था। वान बाओले के दृश्य निरीक्षण से इसकी गहराई लगभग 1 फुट थी। यह महसूस करना पड़ा कि यह दीवार कोई साधारण चट्टान नहीं थी, इसमें एक सरनी संरचना थी। फिर भी क्लाउड फिंगर अपनी महान शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 1 फुट गहराई तक घुसने में सक्षम थी। इसने वान बाओले को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसी समय उसे शारीरिक रूप से कमजोरी महसूस हुई। वास्तव में उसके मेरिडियन में लगभग 60% स्पिरिट क्यूई एक पल में गायब हो गई थी। यदि यह ट्रू ब्रीथ क्षेत्र के दूसरे स्तर पर अन्य लोग हैं तो वे शायद इसका उपयोग केवल 1 बार कर सकते हैं। यहाँ तक कि अपने लिए भी मैं इसे मुश्किल से 2 बार कर सकता हूँ। ये बहुत शक्तिशाली है। वान बाओले को तुरंत एहसास हुआ कि क्लाउड फिंगर अब तक उसका तुरुप का पत्ता था। अपने उत्साह के बीच वान बाओले ने अपना शरीर हिलाया। वह फिर से हैरान था क्योंकि वह पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। इस तरह उसने गति परीक्षण की तैयारी में अपने शरीर का आकलन करने के लिए कुछ मुक्के मारे। हालांकि अपने शरीर को हिलाने से वह लगभग 1 पल में दीवार से टकरा गया। चौंक कर वान बाओले ने जल्दी से अपने कदम रोक दिए, अपना हाथ ऊपर उठाया और खुद को सहारा देने के लिए आगे झुक गया। तुरंत दीवार से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कि उस पर बहुत ज्यादा बल लगा हो। वान बाओले ने चौंक कर और चकित होकर कुछ कदम उठाए। मेरी ताकत बढ़ गई है, लेकिन मैंने स्पिरिट इंट्रानेट पर किसी को ये टिप्पणी करते नहीं देखा कि एक स्तर आगे बढ़ने पर शरीर मजबूत हो जाएगा। जहां तक मेरा सवाल है, मेरी ताकत और गति दोनों कम से कम 2 गुनी हो गई है। क्या यह मेरे भक्षण बीज और 100% स्पिरिट मेरिडियन के कारण है? अपने साथियों की तुलना में खुद को मजबूत महसूस करने की भावना ने वान बाओले को खुश और संतुष्ट दोनों बना दिया। उसने आगे कुछ नहीं सोचा। जैसे ही वह यह अनुभव करने वाला था कि वह कितना मजबूत हो गया था, वॉयस ट्रांसमिशन रिंग अचानक हिलने लगी। वान बाओले ने नीचे देखा और पाया कि वॉयस ट्रांसमिशन रिंग में कुछ 100 वॉयस मैसेज थे। वे स्पष्ट रूप से तब भेजे गए थे जब वह अभी भी बेहोशी की हालत में था, और जब वान बाओले को होश आया तब भी उसने वास्तव में इस पर ध्यान नहीं दिया था। ये देखने के बाद उसे धार्मिक कलाकृतियों के लिए अपना ऑर्डर फॉर्म याद आया और उसने जल्दी से एक नज़र डाली। एक नज़र डालने के बाद वह तुरंत खुशी से हंस पड़ा। अपने अच्छे दोस्तों की वॉयस ट्रांसमिशन पूछताछ के अलावा अन्य अपरिचित शिष्यों के ऑर्डर फॉर्म थे। जैसे ही वान बाओले ने उन्हें पलटा, उसकी आंखें धीरे धीरे खुशी से चमक उठीं। मैं अमीर हो गया हूँ। उनमें से अधिकांश गोल्डन बेल बीड और शटअप खरीदने के लिए हैं। अन्य खरीदारी आम नहीं है। ऐसा लगता है कि विज्ञापन का केंद्र बिंदु वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। वान बाओले उत्साहित था और लगातार पलटता रहा, लेकिन बहुत जल्दी ही वह हैरान हो गया। कोई वास्तव में आतिशबाजी के लिए मेरी छोटी लकड़ी की बाल्टी खरीदना चाहता है। वे इसे किस लिए खरीदना चाहेंगे? अपने प्यार का इजहार करने के लिए। विस्मय में पीछे सभी ऑर्डर फॉर्म पढ़ने के बाद वान बाओले ने अपना सिर खुजलाया, मोहित हो गया। वास्तव में आतिशबाजी के लिए छोटी लकड़ी की बाल्टी खरीदने वाले लोगों की संख्या गोल्डन बेल बीड और शटअप के बाद दूसरे स्थान पर थी। हालांकि वह तुरंत प्रसन्न हो गया। ऐसा लगता है कि इस ब्रांड ने पहले ही गति पकड़ ली है। फिर भी मुझे अभी भी लंबे समय तक स्थिर रहने और नकली सामान को दिखने से रोकने के लिए धार्मिक कलाकृतियों पर एक निशान लगाने की आवश्यकता है। वान बाओले ने खुशी से गिनती की और अपने स्टोरेज ब्रेसलेट और स्टोरेज बैग से उन सभी धार्मिक कलाकृतियों को निकाला जिन्हें उन्होंने पहले परिष्कृत और बनाया था। हालांकि उनके पास अभी भी काफ़ी संख्या में कलाकृतियां कम थीं। लेकिन वान बाओले बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। बहुत सोच विचार के बाद उसने उन सभी कलाकृतियों पर खुशी एक शब्द उकेरने के बारे में सोचा। मुझे वान बाओले कहते हैं। इस विधि से मैं अपने खजानों को 3 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर सकता हूँ। मैं इस बैच पर खुशी शब्द उकेरूंगा। परिष्कृत करने और असंख्य खजानों को बनाने के बाद मैं खजाना 2 शब्द उकेरूंगा। उद्धरण। अंत में जब मैं धार्मिक आयुधों को परिष्कृत और निर्मित करने में सक्षम हो जाऊंगा तो मैं राजा 3 शब्द उकेरूंगा। अगर एक दिन ऐसा होता है कि मैं दिव्य आयुधों को परिष्कृत और बनाने में सक्षम हो जाता हूं, तो केवल ये दिव्य आयुध ही मेरे पूरे नाम को उकेरने के योग्य हैं। दुर्भाग्य से, हालांकि उसे लगा कि उसके शब्द अविश्वसनीय रूप से शानदार थे, लेकिन उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उसकी चापलूसी कर सके। काफी उदास महसूस करते हुए उसे अचानक लियू दाओबिन का ख्याल आया। मुझे उम्मीद है कि लियू दाओबिन और अधिक मेहनत कर सकता है और जल्दी से आकर मेरी मदद करने का लक्ष्य रख सकता है।
मैं जनशक्ति की कमी का सामना कर रहा हूँ। आह भरते हुए वांग बाओले ने सभी धार्मिक कलाकृतियों पर खुशी शब्द उकेरा और तुरंत दाओ कॉलेज में उस विभाग से संपर्क किया जो स्पिरिट इंट्रानेट का प्रबंधन करता था। वह सभी कलाकृतियों को वहां भेज देता और उन खरीदारों को उन्हें वापस लाने और उनका व्यापार करने देता। इस तरह की ट्रेडिंग पद्धति अपर अकेडमी आइलैंड पर सबसे आम थी। हालांकि स्पिरिट इंट्रानेट का प्रबंधन करने वाला विभाग कुछ शुल्क वसूलता था, लेकिन इससे उत्पादकों को अपने ग्राहकों से आमने सामने मिलने की ज़रूरत से राहत मिलती थी। साथ ही यह भी प्रमाणित होता था कि धार्मिक कलाकृतियां असली हैं क्योंकि उन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी। इससे कई और अनावश्यक परेशानियों को खत्म करने में मदद मिली। साथ ही इससे लोगों को अपनी धार्मिक कलाकृतियां गुमनाम रूप से बेचने की अनुमति मिली। स्पिरिट इंट्रानेट का प्रबंधन करने वाले विभाग ने उन सभी वर्षों में गोपनीयता की रक्षा करने में एक बेहतरीन काम किया था। कुछ ही दिनों में वांग बाओले की धार्मिक कलाकृतियों का पहला बैच स्टॉक से बाहर हो गया। बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन के वापस आने के साथ वांग बाओले ने दूसरे बैच का शोधन और निर्माण शुरू कर दिया। आधे महीने के बाद उसने आखिरकार धार्मिक कलाकृतियों के सभी ऑर्डर पूरे कर लिए। अपने द्वारा अर्जित स्पिरिट स्टोन्स को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। इससे मुझे रेनबो स्पिरिट स्टोन्स के शोधन से ज़्यादा तेज़ी से कमाई करने में मदद मिली और ये थकाऊ भी नहीं है। वांग बाओले बहुत खुश थे और उन्होंने अपने द्वारा अर्जित सभी स्पिरिट स्टोन्स का इस्तेमाल कलाकृतियों को परिष्कृत करने के लिए सामग्री खरीदने में किया। फिर उन्होंने धार्मिक आर्मामेंट पवेलियन से धार्मिक आर्टिफैक्ट्स गाइडबुक खोली। खोज करने के बाद उन्होंने वह बैच चुना जिसे बनाना और परिष्कृत करना सबसे कठिन था। फिर उन्होंने खुद को निर्माण प्रक्रिया से परिचित करना शुरू किया और सही द्वितीय श्रेणी के धार्मिक आर्मामेंट को परिष्कृत किया। धार्मिक कलाकृतियों के इस बैच में फ्लाई विस्क, कीमती मोती, मुहरें, रस्सियां, कमल के फूल के प्लेटफॉर्म और कई अन्य चीज़ें थीं। हालांकि वह सही द्वितीय श्रेणी के धार्मिक कलाकृतियों को परिष्कृत करने में सक्षम था, लेकिन असफल होने की संभावना काफ़ी थी और उसे इसमें कुशल नहीं माना जा सकता था। पर्याप्त मात्रा में सामग्री के साथ वह तुरंत एकांत में चला गया और अपना शोधन शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही निर्माण और शोधन की प्रक्रिया में वांग बाओले को आश्चर्यजनक रूप से एहसास हुआ कि वह अतीत से अलग लग रहा था। चाहे वह शिलालेखों की नक्काशी हो या स्पिरिट कनेल का निर्माण, वह बहुत अधिक तेज और अधिक सटीक था। ऐसा लग रहा था कि एक नज़र में वह अपने सामने रखे स्पिरिट कनेल की आंतरिक संरचना को महसूस करने में सक्षम था। इसके अलावा शिलालेखों की नक्काशी के दौरान वह स्पिरिट कनेल के आंतरिक भागों पर विचार करने में सक्षम था। फिर वह स्पिरिट कनेल के माध्यम से कुछ शिलालेखों को छाप सकता था। इसके साथ शिलालेख बहुमुखी और लचीले हो गए। इतने सारे विकल्पों की उपलब्धता ने वांग बाओले को धार्मिक कलाकृतियों के शोधन में काफ़ी सुधार करने की अनुमति दी। भले ही सामग्री या शोधन प्रक्रिया में कोई बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन स्पिरिट कनेल का चरण लगभग पूर्ण स्तर पर पहुंच गया था। जैसे कि उसके पास पहले से ही एक मजबूत नींव थी, एक और नींव रखकर यह बेहद मजबूत हो गया। इसका परिणाम ये हुआ कि सामग्री, निर्माण और शोधन के चरण में असफल होने की संभावना बहुत कम हो गई। एक आदर्श उत्पाद के निर्माण की सफलता दर में भारी वृद्धि होगी। यह पानी की बूंद में मेरे ज्ञानोदय के कारण है। वांग बाओले की आंखें खुशी से चमक उठीं। मैं तीसरे दर्जे के अलौकिक खजाने के शोधन और एकायुध सैनिक के मानक तक पहुंचने के दिन से बहुत दूर नहीं हूं। आशा से भरा हुआ वांग बाओले एकांतवास के दौरान विनिर्माण और शोधन में डूबा हुआ था। जैसे जैसे एक महीना धीरे धीरे बीतता गया, जब कॉम्बैट पवेलियन की प्रतिस्पर्धा की लहरें आखिरकार कम हो गईं, वांग बाओले ने आखिरकार सही दूसरे दर्जे के धार्मिक आर्टिफैक्ट का शोधन पूरा कर लिया। वहां रखी हर एक धार्मिक आर्टिफैक्ट को प्रकाश की धाराओं को देखते हुए वांग बाओले खड़े हो गए और जोर से हंसे। उस समय वह सूची में शामिल धार्मिक आयुध मंडप की किसी भी धार्मिक कलाकृति के लिए 100% की सफलता दर प्राप्त करने में पूरी तरह सक्षम था, भले ही वह परिष्कृत करने के लिए सबसे कठिन बैच था। पूरे धार्मिक आयुध मंडप में भी कुछ ही लोग इसे हासिल करने में सक्षम थे। यहाँ तक कि उन आयुध सैनिकों में से भी जो असंख्य खजाने को परिष्कृत करने में सक्षम थे, केवल कुछ ही ऐसे थे जो इसे पूरा कर सकते थे। क्या मैं अब असंख्य खजाने को परिष्कृत करने का प्रयास कर सकता हूँ? वांग बाओले ने अपनी सांस रोक ली। उनके लिए असंख्य खजाने में बहुत अधिक अथाह शक्ति थी, जो धार्मिक कलाकृतियों से बिल्कुल अलग स्तर पर थी। यदि कोई धार्मिक कलाकृतियों की तुलना लोहे से करता है, तो असंख्य खजाने स्टील होंगे।